अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। वालेकुम सलाम। जी हुमैरा, आपने वो एक कमेंट किया था वो फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप में। वो क्या मिथ क्या है साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ के हवाले से कुछ बताएंगे आप? वो क्या है और जी आप कौन श्योर। है? जी जी, इस हवाले से कुछ बताएं जरा। जी जी। फर्स्टली तो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम्म। और एक पर्सन ने कमेंट किया था, पोस्ट की थी बेसिकली, कि जो आप एक बार आप मतलब मेंटली अगर डिस्टर्ब हो चुके हैं और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो कोई भी साइकोलॉजिस्ट या कोई भी साइकाइट्रिस्ट ऐसा नहीं है कि वो आपको दोबारा से उसी स्टेट पर लेके आता है। तो ये एक उन्होंने पोस्ट की हुई थी इस तरह की। राइट। मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद, बट उसका पॉइंट यही था। ठीक है, तो ये हाँ, एक मुझे मिथ याद आ है कि गया, हम ऐसे ये ऐसे ही था सोच लेते हैं। कि वो आपको जी कोई जी। साइकोलॉजिस्ट दोबारा उस नॉर्मल कंडीशन पे नहीं ला सकता, ये क्लेम था, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कि दोबारा से उसी स्टेट पे आप नहीं आ सकते। ये एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ को, हम मेंटल हेल्थ को भूल जाते हैं। हम ये हम्म। कहते हैं कि मेंटल हेल्थ जैसे हमने गोली खा ली हमारा सब ठीक हो जाए, उसी तरह फौरन से हमारी जो एक थॉट है, एक नेगेटिव थॉट जो हमारे माइंड में आ चुकी है वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। हमें थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। ठीक है, और इस एफर्ट को पुट करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए होता है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग अपनी बात शेयर करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमें कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं मिलता। क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन हम लोग बड़े चूजी हैं अपनी सिक्योरिटी को, अपनी प्राइवेसी को लेके, कि हमारी प्राइवेसी होनी चाहिए। तो जब राइट। नॉर्मली भी जब मैं सेशन लेती हूँ, मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है, तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है, क्या ये कॉन्फिडेंशियल है? कहीं किसी को पता तो नहीं चलेगा कि मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ या मैं ये बात कर रही हूँ? हालांकि ऐसा नहीं होता। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमारा सबसे पहला फोकस ही कॉन्फिडेंशियलिटी पर होता है, कि हम किसी और को पता ना चलने दें कि अगले बंदे के अंदर क्या चल रहा है। आपके सही। सामने एक पर्सन बैठा है, आपको नहीं पता कि उसके दिमाग में कौन सी थॉट्स हैं। वो पॉजिटिव सोच रहा है, वो नेगेटिव सोच रहा है, वो इस टाइम मेंटली कितना डिस्टर्ब है, उसके माइंड में किस तरह की थॉट्स हैं। ठीक है, अब जब तक हम आ जाती है एक्नॉलेजमेंट एक। ठीक है, कि जब तक हम एक्नॉलेज नहीं ना करते कि हम हम्म। वाकई एक प्रॉब्लम में हैं, हमें सपोर्ट की जरूरत है, हमें सपोर्ट चाहिए, तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है इसके लिए। जब हम लोग स्पोर्ट की तरफ जाएंगे ही नहीं, हम पहले ही ये सोच लेंगे कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी मेंटल स्टेट दोबारा से आ सके उसी स्टेट पे जो हमारी पहले नॉर्मल थी, अब तो मैं हम्म। बहुत डिप्रेस्ड हो गया हूँ। फिजिकली हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, एंजाइटी को लेके, स्ट्रेस को लेके, डिप्रेशन को लेके। ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, बहुत नॉर्मल वर्ड्स हैं जिनको हम ऐसे यूज कर लेते हैं। मैं अपसेट हूँ, मेरा मूड डाउन है, तो मैं क्या कहती हूँ, आई एम डिप्रेस्ड। हालांकि डिप्रेशन ये चीज नहीं है, ये सिर्फ एक थॉट है जिसको लेके हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं। और हमें समझ नहीं आती, हम क्या कहते हैं, आई एम डिप्रेस्ड, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, या मैं तो बहुत स्ट्रेसफुल हूँ। क्यों? रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है? रूट कॉज पे हम नहीं जाते। आप ये देखें कि जब भी कोई फिजिकल इलनेस हमें होती है, हम क्या करते हैं, डॉक्टर सबसे पहले रूट कॉज पकड़ता है, फिर हम्म। उसकी मेडिसिन देता है। हम लोग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मेंटल हेल्थ की तरफ नहीं आ रहे। हम एक सोच को रूमिनेट करते रहते हैं, एक थॉट को रूमिनेट करते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि हमें यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है। फिर हमारे अंदर आ जाती है हेजिटेशन, शर्म शर्म आती है हमें, ये कहते हुए कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या हम साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहे हैं। हालांकि आजकल जो देखा जाए, तो जो भी आजकल की जनरेशन है, सबको क्या है, ओवर थिंकिंग। सबसे हम्म। मेजर प्रॉब्लम एक ओवर थिंकिंग और एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। हम लोगों को कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा। कम्युनिकेशन गैप इतने बढ़ चुके हैं। हम अपने, अगर हम पेरेंट्स की बात करें, हम अपने पेरेंट्स से बात वो नहीं करते जो हमें उनसे करनी चाहिए, बल्कि हम किसी और बंदे के पास जाके बात कर रहे हैं। जहाँ सही। पे हमें एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, हम वहाँ साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे। हम एक ऐसे पर्सन के पास जा रहे हैं जो मिथ फैला रहा है कि साइकोलॉजिस्ट तो कुछ करते ही नहीं है। और अगर तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, विच मीन्स कि तुम पागल हो। यानी कि बीच में मिसगाइड करने आ हालांकि, गया कोई। जी बिल्कुल। और हम लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो नेगेटिविटी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और हम होते हैं, और पॉजिटिविटी को हमें खुद की तरफ अट्रैक्ट करना पड़ता है। और उसके अंदर हमें चाहिए होती है एफर्ट, और गुड। एफर्ट से हम अक्सर डरते हैं। हम एफर्ट कैसे करें? अच्छा हम उठ पॉइंट के है। पानी का गिलास नहीं लेते, क्योंकि हमें बैठे रहना है और हमें चाहिए कोई बंदा आए और आके हमें पानी पिलाए। एफर्ट करने में हमें हम्म। प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब वो प्यास हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम उठ के फिर पानी पीते हैं। यानी कि जब एक
पॉइंट एग्जैजरेट होता रहा। हम में सर हमारा ऐसा है कि कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं है। हम कहते हैं हमने, अगर हम एंगर की बात करते हैं, हम कहते हैं हमने एंगर कंट्रोल करना है, हमने एग्रेशन कंट्रोल करना है, हमने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है। ये कंट्रोलेबल चीजें नहीं है, ये मैनेजेबल है, इनको मैनेज किया जाता है। एंगर तो एक इमोशन है, आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इमोशन तो सारे ही हमारे अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अब अगर आप मुझे बताएं कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एंगर जरूरी है या जहाँ पे अपसेट होना चाहिए। अगर हम सैडनेस की बात करते हैं, सैडनेस इज ऑल्सो एन इमोशन, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं जी सैडनेस तो बहुत बुरी चीज है, तो ये तो होनी नहीं चाहिए पर्सन में। अब किसी डेथ पे आप जाएं और वहां पे आप हंस रहे हैं, तो बताएं क्या ये नॉर्मेलिटी है? क्या आप नॉर्मल है? वहां पे कोई कहेगा आप नॉर्मल है? बिल्कुल नहीं। तो ये जो चीजें हैं ये मैनेजेबल हैं, मैनेजेबल। जब आप कंट्रोल करते हैं ना किसी चीज को, तो वो कंट्रोल क्या होती है? वो पेंटअप होती है। पेंटअप होने का मकसद क्या है कि एकदम से वोल्केनो फटता है, क्योंकि हर चीज की कैपेसिटी है ना। हमारे माइंड में बहुत सारी चीजों की, लाइक अगर मैं नेगेटिव थॉट्स की बात करती हूँ, एक बॉक्स है समझ लें हमारे माइंड में, उसके अंदर हम नेगेटिव थॉट्स को स्टोर कर रहे हैं। तो जब वो नेगेटिव थॉट्स हम अंदर डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, एक टाइम पे आके जब बॉक्स फिल होगा, तो वो थॉट्स कहाँ जाएंगी? जो आगे वाली थॉट्स हैं वो हमारे बॉडी के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगी, जो हमें स्ट्रेस्ड करेंगी, हमें डिप्रेस्ड करेंगी, हमें एंशियस करेंगी। फिर हम कहेंगे कि जी हम डिप्रेस्ड हैं। रूट कॉज क्या है? रूट कॉज तो ये है कि हम वो नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर डाल रहे हैं और हम कह रहे हैं हम कंट्रोल कर रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं मैं गुस्सा बड़ा अच्छा कंट्रोल कर लेता हूँ। कहाँ कंट्रोल करते हैं? वहां पे कंट्रोल करता हूँ। लाइक एक एम्प्लॉय है, मैं अपने बॉस के सामने गुस्सा नहीं करता। कहाँ करते हैं? मैं घर जाके अपनी बीवी पे गुस्सा कर लेता हूँ, अपने ये बच्चों पे गुस्सा कर लेता हूँ। ये क्यों? चीज। क्योंकि हम उसको मैनेज नहीं कर रहे, हम कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर सम टाइम, हम कुछ टाइम के लिए उसको कंट्रोल करते हैं, और जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पे मैं गुस्सा निकाल सकता हूँ, वहां अब तो वहां आउट हो जाके गया। अपना वॉल कैन, एग्जैक्टली वहां पे वो पेंटअप हुआ होता है, सारा कुछ वो सामने से निकल जाता है। और ज्यादातर और वहां पे हमारा ये कंट्रोल। इसीलिए आप देखते हैं कि ये मेरा जो मुशाहिदा है कि ज्यादातर जो घरों में बच्चों पर गुस्सा बड़े निकालते रहते हैं और वो बच्चे एग्जैक्टली। डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनका जी कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल है। आउट ऑफ। फिर वो बच्चों के जो मेरे तजुर्बात में है कि वालिदैन पूछ रहे होते हैं, अब अपने 8 साल 10 साल का बच्चा है, इसको किसी साइकोलॉजिस्ट हम्म को दिखाना है या उसको दिखाना है, बच्चा यूं है यूं है। तो कभी कुछ लोगों हम्म से जब सवालात किए कि आपका बच्चों के साथ क्या सलूक है, तो वहां वो साइलेंट मोड में हो जाते हैं, उनको समझ में आ जाता हुआ बिल्कुल। क्या कि वो कर जिम्मेदार अ, कौन है, एक्चुअली ट्रीटमेंट की जरूरत किसको है, ना कि बच्चों को इतनी थी। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। सर ये देखें कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि बेटा बात कैसे करनी है, ठीक है। आप हम्म। किसी से भी पूछें, वो बेटा आपने आप कह के बात करनी है, आपने ऐसे बात करनी है। कोई ऐसा पेरेंट नहीं होगा जो ये कहेगा कि बेटा आपने बात सुननी है। करना तो सारे सिखा रहे हैं, सुनना कौन सिखा रहा है? आप मुझे बताएं, आपने भी बात कहनी है, मैंने भी बात कहनी है, आप भी कही जा रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ, और एक पर्सन आ गया वो भी कह रहे हैं। हम में से लिसनिंग पावर किसी की एक्टिव नहीं है, तो वहां पे काम खराब नहीं है। हमें ये तो बचपन से सिखाया जा रहा है कि हमने बात कैसे करनी है। आपने आप कह के बात करनी है, आपने, हमें पता है कि हमने किसको तुम कहना है, किसको आप कहना है, किसको तू कहना है। हमने कैटेगरीज बनाई हुई है हर पर्सन की, राइट। हमने अपने पेरेंट्स से आप कह के बात करनी है, हम उनसे कहते हैं। फ्रेंड्स को तुम कहना है या तू कहना है, वो भी हम कहते हैं। हम्म। तो हमें ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि बेटा आपने बात सुननी है? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमारा काम क्या है? सुनना। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आके सिर्फ ये कहते हैं कि आप पहले हमारी बात सुन लें। जब वो अपनी बात कह देते हैं, तो आधे तो वो तभी रिलैक्स हो जाते हैं। आई फील वेरी रिलैक्स नाउ, मैं बहुत रिलैक्स हो गया हूं। हालांकि अभी हम कुछ कहते नहीं है, वो पहले ही होता है उनका कि मैं बहुत रिलैक्स हो गया हूँ आपसे बात करके। हम सिर्फ सुन रहे होते हैं, क्योंकि हमें सुनने वाला चाहिए। अगर हमारे पास सुनने वाला ही कोई नहीं होगा, तो जाहिर है काम क्या होगा? काम खराब होगा। सारी चीजें पेंटअप होंगी, हमारे थॉट्स पेंटअप होंगे। इसीलिए साइकोलॉजी को या साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपकी हेल्प करते हैं कि जब एक पर्सन आपकी बात सुन रहा है एक्टिवली, तो जाहिर है वो कोई ना कोई आपको सोल्यूशन देगा। क्योंकि करना तो हमने ही है, और यहाँ एक एफर्ट हमने पुट करने हैं। यह एक सवाल है, जी एक जी। सवाल ये आता है कि अब अगर एक बंदा सोच सकता है कि ठीक है, अगर साइकोलॉजिस्ट ने सिर्फ सुनना ही होता है, तो सुनने का काम तो घर में हम्म उसकी अम्मा भी कर लेगी, बहन भाई भी कर लेंगे, किसी को सुनाना ही तो है। तो साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों हम्म जाए भाई? ऐसा क्या है, अगर सुनना ही है और वो सुनने से ही रिलीफ हो जाएगा, ठीक है जैसे कि, तो फिर वो क्यों जाए और फीस दे? चलें, अगर ये बात है तो फिर एक तो सवाल है, प्रॉब्लम क्यों हो क्रिएट सकता है होनी अगला भी बंदा सोचे चाहिए। जी हाँ जी कि क्या है। जी जी जी। मैं यही बात करना चाह रही हूँ कि अगर ऐसा हो, तो फिर ये तो बहुत अच्छी चीज है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन गैप्स बहुत ज्यादा है। ये गैप खत्म होने चाहिए। एक साइकोलॉजिस्ट के पास जब आप जाते हैं ना, तो वहां पे आपको पता है कि हमें यहाँ पे एक पर्सन सुनेगा।
हमने पहले ही अपने माइंड में सोचा हुआ है कि मैंने अपने फ्रेंड को जाके ये सिचुएशन बताई है, ये प्रॉब्लम बताई, तो वो मेरी बात पूरी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो यही कहेगा कि ये तो कहानियां सुना रहा है, या हम्म। एमी अपनी तरफ से लंबी लंबी छोड़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन सर ऐसा होता है, बेसिकली हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं ना, अगर हमारा मूड अपसेट है तो वो सबसे पहले होगा, तुम्हें क्या मसला हो गया, खैर है, क्या बात है, ऐसे तो कोई बात नहीं है, चलो टेंशन है, ठीक हो जाएगी। मतलब हमें समझने वाला भी चाहिए, सुनने वाले के साथ साथ एक तो एक्टिव लिसनिंग, एक होती है सिर्फ लिसनिंग, एक होती है एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग में क्या है कि हम सिर्फ सुन रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या बोल रहा है अगला, क्या नहीं बोल रहा, बस हमारे कान खड़े हैं, हम सुनी जा रहे हैं, सुनी जा रहे हैं, और वो कहाँ का कहाँ जा रहा है हमें भी नहीं पता। जो जो समझ भी एक्टिव, नहीं रहा कि वो क्या कह गया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल भी गया। और जो एक्टिव लिसनिंग है उसका मतलब होता है कि आपको हर एक सिचुएशन पता लग रही है सामने वाले की, आप उसको समझ रहे हैं सुनने के साथ साथ। एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। एम्पैथी में क्या होता है कि आप उस पर्सन को फील करते हैं जो वो फील कर रहा होता है, उसके शूज में आके फील करते हैं उसी सिचुएशन को। ये फर्क है कि जब आप किसी भी अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से बात करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये डाउट होता है कि ये बंदा हमें नहीं समझेगा, और वो नहीं समझ रहे होते, क्योंकि जाहिर है सर, कोई भी एक पॉइंट आप ले लें, अगर मैं ये बात करती हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। अब मैं मैथ के सवालों को उतने अच्छे से नहीं कर सकूंगी जितना एक वो पर्सन जिसको मैथ में बड़ी अच्छी कमांड है, जिसने मैथ में डिग्रीज ली हुई है, पीएचडी की हुई है, वो अच्छे से समझ सकेगा, क्योंकि डेफिनेटली। उसने एक टाइम स्पेंड किया है। अब अगर हम हैं साइकोलॉजिस्ट की बात अगर हम करते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग किस तरह छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे दिमाग के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। एक जरा सा पॉइंट, एक किसी को ये कह देना कि तुम आज अच्छे नहीं लग रहे, वो उस बंदे को कहाँ तक ले जाता है, ये हम नहीं सोच रहे। ये कह देना कि तुम जो बात कर रहे हो वो गलत है, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। हमारा आजकल का सबसे बड़ा मसला जो है वो है विन लूज सिचुएशन। हम विन विन पे तो आते ही नहीं है कि मैं भी जीतूं, तुम भी जीतो, हम दोनों जीते। हमें चाहिए, अच्छा फिर विन लूज में ये भी नहीं है कि हम जीतना चाहते हैं। विन लूज में ये होता है कि हम सामने वाले को हराना चाहते हैं। हम ना माइंडसेट। जीते खैर है, लेकिन सामने वाला हार जाए, ये हमारा माइंडसेट बना हुआ है। हमें ओवर थिंकिंग करने की आदत पड़ चुकी है, हर एक चीज को ओवर थिंक करते हैं। अगर हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं, ओवर थिंकिंग का क्या है बेसिकली, हमारी जो दो तरह की थिंकिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, जो रियलिटी बेस्ड है। नेगेटिव थिंकिंग क्या है, जो हमारे बिलीव्स पे है। राइट एंड रॉन्ग थिंकिंग आप कह लें, राइट थिंकिंग है ये जो रियलिटी बेस्ड है, और जो रॉन्ग थिंकिंग है वो हमारे बिलीव्स पे है। क्योंकि रियलिटी को बिलीव की जरूरत नहीं है। बिलीव की जरूरत किसको है, जो रियल चीज नहीं है, वहां पे हमारा यकीन है कि बस ऐसा होगा। तुम्हें कैसे पता, मेरा यकीन है कि ऐसा होगा। अब वो हमारा यकीन इतना पक्का होता है, इतना पक्का होता है कि ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ हो जाता है। लाइक आज मैं उठी हूँ, मेरा मूड अपसेट है, तो आई फील आज तो मेरी किसी ना किसी से लड़ाई होगी, किसी ना किसी से लड़ाई होगी। अब किसी ने मुझसे लड़ाई नहीं की, मैं खुद गई हूँ किसी के पास और जाके मैंने गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया। और एट द एंड ऑफ द डे मैंने क्या सोचा, देखा मैंने तो पहले ही कहा था मेरा मूड अपसेट है, मेरी किसी ना किसी से लड़ाई होगी। हम खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा जो हमने सुबह से सोचा हुआ है वही हो जाए। हमारे जो बिलीव है वो इल्यूजन बेस्ड है। हमने एक एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, हमने उसके ऊपर अपनी पूरी लाइफ बेस्ड कर दी कि ऐसा ही होना है अब मेरे साथ। मुझे किसी ने एक दफा टोक दिया, मुझे अब हर बंदा टोकेगा। हमने ये नहीं देखना कि वो किस वजह से मुझे टोका गया है, किस वजह से रोका गया है, यहाँ पे मुझे क्या समझाया गया है। इट्स अबाउट कि मुझे एक दफा रोका है, इसका मतलब अब मैंने कभी जिंदगी में किसी से सवाल करना ही नहीं है। यानी वो चीज कॉन्फिडेंस ही हमारा वहां वो पे चीज लूज हो वही गया। चीज रिपीट होते होते उसको फिर फियर के बनकर उसको फिर रोकती रहेगी आगे बढ़ने में बार बार, कि एग्जैक्टली, यहाँ पे ये एग्जैक्टली, हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। एग्जैक्टली सर, ये चीजें हम खुद जनरेट कर रहे हैं। जस्ट लाइक मैंने एक मूवी देखी हॉरर, ठीक है। हम्म। अब मैं अपने रूम में आई हूँ तो मुझे डर लगना स्टार्ट हो गया कि कहीं से वही जो मैंने एक देख ली है बीच वही निकल ना आए। अब वो क्या है, क्या वो रियलिटी बेस है? नहीं, नो। मेरे पास कोई एविडेंस है। मैं इस पूरे महीना इस रूम में सोती रही हूँ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आज मैंने एक मूवी देखी है, तो अब कहीं ना कहीं से जिन निकल आएगा। ये क्या है, ये मेरा बिलीफ है। मेरा बिलीफ बन गया कि मैंने देखा है तो कहीं ना कहीं से निकल सकता है। ये जो चीजें हैं, ये वो पॉइंट्स हैं, इनको हम इतना अपने माइंड पे सवार करते हैं, हमें नहीं पता होता। हमें नहीं पता कि हम अभी क्या सोच रहे हैं। अभी भी हमारे माइंड में बहुत सारी ऐसी अनकॉन्शियसली बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। लोग कहते हैं हमारी रात को सोते सोते आंख खुल जाती है, हमें नींद नहीं आती, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं तो ओवर थिंकिंग भी नहीं करता, मैं डिप्रेस्ड नहीं हूँ, मैं तो बड़ा रिलैक्स हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस में एक माइंड के बैक साइड पे, बैक ऑफ द माइंड, हमारे कोई ना कोई टॉपिक चल रहा है।
जिसको हम पूरा दिन टेंशन लेते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जी सोते हुए वो टेंशन फौरन खत्म हो जाती है। हमारी सोचों से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, नींद की वजह से हमारी डाइट डिस्टर्ब होती है, और उस डाइट की वजह से क्या होता है कि हमारे फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, फिजिकल इलनेस स्टार्ट होती है। अब फिजिकल इलनेस की जाके हमने मेडिसिन ले ली, मेंटल इलनेस रूट कॉज तो वही है, वो तो राइट। वहीं की वहीं बन रही है। और बनते 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 फिर हमें समझ नहीं आती, मेरे सर में दर्द हो रहा है, कोई रीजन नहीं है, पता नहीं आईसाइट मैंने चेक करवाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या रीजन है मेरे सर दर्द की? शायद मैं पढ़ती ज्यादा हूँ, ये शायद मैं काम ज्यादा करने लग गई हूँ या लग गया हूँ, इसलिए। बात वहां पे सर दर्द की है कि वहां पे जो एक हमारे थॉट है वो तो पेंटअप हो रही है ना, सर दर्द की मेडिसिन ले लेने से सर दर्द ठीक हो रहा है कुछ वक्त के लिए, जो असल मेन पॉइंट है वो वहीं का वहीं है, उसको हमने ठीक करना है। तो इसका क्योंकि तो बात वही मतलब, है जो मैंने। इसका तो मतलब हम्म। ये हुआ कि वो, सॉरी, ये जो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो दवाइयों की तरफ अचानक अगर चले भी जाते हैं तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये हम्म। हुआ ना कि पहले वो उस रूट कॉज की तलाश के हवाले से मदद ले, कि जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम उस वहां तक पहुंचे, जो फिजिकल इलनेस पे उसके पास एग्जैक्टली। आ गए इफेक्ट। एग्जैक्टली। सर आप ये देखें कि मैं मेरा क्वेश्चन एक है कि हमारे यहाँ कितने डॉक्टर्स हैं जो किसी भी पेशेंट को साइकोलॉजिस्ट रेफर करते हैं? आई कोई भी डोंट नहीं है। आई डोंट नो। एक कैंसर पेशेंट को मेडिसिन के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसको रिलैक्स रहना है। आप एक कैंसर पेशेंट को जाके बताते हैं कि तुम्हारी लास्ट स्टेज कैंसर की है या तुम्हारी अभी फर्स्ट स्टेज इवन अच्छा। कैंसर की है, तो वो सबसे पहले उसका कहाँ जाती है पार? बिल्कुल डाउन। और उसके माइंड में क्या आता है, ये तो बिल्कुल ही एक ऐसा मर्ज है जिसका कोई इलाज नहीं है, मेरा तो मरना पक्का है। यहाँ पे इमोशनली उसे गिरा। रिलैक्स करना है। एग्जैक्टली exactly। आप देखें कभी किसी कैंसर पेशेंट को बताते हैं कि इस तुम्हें कैंसर है फौरन से? कभी भी नहीं बताते, एक तरीके से बताया जाता है। जो भी कोई प्रॉब्लम है, एक हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट को क्या जरूरत है रिलैक्स रहने की? रिलैक्स कैसे रहेगा जब उसको हजार अपने घर के मसले हैं, अपनी लाइफ के, अपनी जॉब के या स्टडी के, या फिर अपने घर वालों को संभालने के, किसी भी चीज के आप ले लें, क्योंकि हर तरह के मसले हो सकते हैं। वो कैसे रिलैक्स रहेगा जब उसके इतने मसले हैं? इन चीजों को रिलैक्स करने के लिए मेडिसिन के साथ साथ हम लोग मेंटल हेल्थ को कुछ समझते ही नहीं है। हम समझते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, बस मैंने सोच लिया आज से मैंने ओवर थिंकिंग नहीं करनी, मैंने नहीं करनी, बात खत्म, मुझे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर इतना ही हमारे अंडर कंट्रोल हो हमारी थॉट्स, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पहले स्टेप पे भी जाएं ओवर थिंकिंग के। ये तो खुद को तसल्ली देने वाली बात है ना, दिल की तसल्ली के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वो वाला हिसाब है ये, कि आप अपने दिल की तसल्ली के लिए खुद को कह दें कि ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है ये डॉक्टर्स की जो बात है, तो क्या डॉक्टर्स अपनी जब दवाइयां दे रहे होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हम्म। जो बताते हैं कि वो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 30 साल से दवाइयां खा हम्म। रहे हैं, ठीक है, मैं इमोशनल हेल्थ के हम्म। लिए। और वो कि जी 25 25 30 साल से हम ट्रॉमा में फंसे हैं या मेंटल हेल्थ हम्म। इश्यूज का शिकार है और दवाई पे चल रहे हैं। सो क्या क्या हम्म। डॉक्टर्स उनको साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड नहीं करते या डॉक्टर्स करते हैं? आपका क्या इसमें क्या नुक्ता नजर, ये एक्सपीरियंस है, सर क्या क्या चल क्या रहा है? सर बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो रिकमेंड करें किसी भी पर्सन को, किसी patient को एक साइकोलॉजिस्ट। वरना नहीं इवन करते मेरी एक अमूमन। मीटिंग हुई, नहीं करते, बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो करें। अगर अच्छा। ये तो एक लंबी डिबेट हो जाएगी कि अगर आपने बता दिया अगले बंदे को कि आपका थोड़ा सा आप जाके किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करें अपनी लाइफ को, तो उनकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी, तो उनके पास मेडिसिन लेने कौन आएगा? ये बात हो गई, राइट। डिबेट हो जाती है। और इसके अलावा मेरी रिसेंटली एक डॉक्टर से मीटिंग हुई है, और उन्होंने मुझे खुद ये बात कही कि आप देखें कि कितने डॉक्टर हैं ऐसे जो रिकमेंड करेंगे कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास हैं। वो खुद एक डॉक्टर हैं जिन्होंने मुझे ये बात की, और मैं वाकई उस टाइम पे ब्लैंक हो गई कि ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, बहुत कम डॉक्टर्स हैं, बहुत कम जो साइकोलॉजिस्ट रेफर करते हैं। क्योंकि एक डॉक्टर जो है वो आपको सिर्फ मेडिसिन दे सकता है, वो आपकी बैठ के काउंसलिंग नहीं कर सकता, आपकी थेरापी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो वही हम्म। काम करेगा जिस काम में उसकी कमांड है। यानी मैं वो दवाइयां देता साइकोलॉजिस्ट रहेगा, जब पूछ लिया दवाई दे दी, पूछ हूँ। लिया दवाई दे दी। एग्जैक्टली exactly। अब मेरे पास अगर एक पर्सन आया, वो मुझे कह रहा है मेरे सर में दर्द है, ठीक है, और मुझे बार बार नेगेटिव थॉट्स आती हैं, उसकी वजह से मैं सोचता हूँ मेरे सर में दर्द होता है। अब मैं उसको कहूँ कि नहीं आपने मेडिसिन नहीं लेनी, आप बस ये करें, और आपने ये एक्टिविटीज करनी है, ये स्किल्स यूज करनी है, ये टेक्निक्स यूज करनी है, और आपका सर का दर्द ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको समटाइम्स मेडिसिन की जरूरत होती है। अब मैं उसको आगे कहूँ ही ना कि नहीं जी आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना, आप बस मेरे पास सीधा आएंगे, और मेरे पास के बाद घर जाएंगे, और बस जो जो मैं कह रही हूँ वही करें। सर ये गलत है, ये अगले पर्सन के साथ गलत है। हम ये नहीं सोचते कि अगले बंदे की लाइफ कैसे इफेक्ट हो रही है। जब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम साइकाइट्री वार्ड में गई थी, फर्स्ट टाइम,
जब मैं मास्टर्स कर रही थी, मैं फर्स्ट टाइम साइकाइट्री वार्ड में गई थी। मैंने जाने के बाद वहां लोगों को देखा था कि सिर्फ क्यों मामलात खराब हैं कि उन्होंने शुरू से उस चीज को नहीं पकड़ा, शुरू से उस बीमारी को नहीं पकड़ा। उन्होंने क्या कहा कि जी जाके डॉक्टरों से दवाई ले लो, और उसके बाद अगर नहीं हटता तो जाके पीर तावीज, ये वाले पीर बाबे पकड़ लो और उनसे तावीज ले लो और वो ठीक हो जाएंगे। वहां पे जाने के बाद जब आप लोगों को देखते हैं, वो वहां पे पैदा होते ही नहीं चले जाते, उनकी बीमारियां शुरू हो जाती, क्योंकि वो उस बीमारी का इलाज नहीं करते। पेंटअप हो के स्ट्रेसफुल हो के लोग इतना ज्यादा आगे निकल जाते हैं कि उनका फिर दोबारा से उसी स्टेज पे आना नामुमकिन नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा उसके अंदर पुट होती है, यानी नामुमकिन तो जैसे कुछ भी जैसे नहीं है। लोहे को जंग लग जाए, वो जंग लगी चीज इतना टाइम एग्जैक्टली हो गया, या दांतों में किसी के वो जो क्या काटर फंस जाता है, क्या होता है जो फिर हाँ एक जी, हाँ सफाई जी, के लिए टाइम लगता है, वो खुद से नहीं हो पाता फिर। एग्जैक्टली हम्म। ऐसा ही है। और बहुत सारी चीजें हैं सर, ये एक बहुत राइट। वास्ट टॉपिक है अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये तो हो गए आम टॉपिक जो मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये तो हर बंदा आजकल शिकार है। ये ओवर जो थिंकिंग। लोग, ये जो आम लोग जो यूज कर रहे होते हैं ये टर्म, जैसे कि हर कोई जैसे उसको इशू हो गया तो उसने, जी मैं हम्म डिप्रेशन का शिकार हूँ, एंजाइटी का शिकार हूँ, तो वो हम्म जो ये टर्म्स यूज कर रहे होते हैं, आपको क्या लगता है ये टर्म्स की इस तरह उन्होंने कहाँ से ये सब पकड़ लिया कि वो कि खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, फिर गूगल करके वो समझते हैं कि सारी बीमारियां तो हमारे अंदर पहले ही मौजूद है जो वो स्टडी हाँ, कर रहा है। ऐसा नहीं होता सर, ये ना हमारे असल में हमने सुन लिया है। एंजाइटी किसे कहते हैं? जी बेचैनी को। अब मैं जरा सी मेरी तबीयत अजीब सी हुई है, मुझे बेचैनी हुई है, तो मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, ओ माय गॉड मैं इतना ज्यादा एंजाइटी का शिकार हो चुकी हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कैसे कॉप करना है। मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी नहीं होती, मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट हुआ है, मैं तो डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ, अब मैं क्या करूं, मुझे कोई अच्छा सा साइकोलॉजिस्ट मिल जाए, तो फिर लेकिन मैं कैसे जाऊं, इसमें और लोग पागल डिप्रेशन, कहेंगे। इसमें और डिप्रेशन में क्या फर्क लेगा वो, कैसे उसको पता लगे अच्छा कि ये इस वक्त मैं डिप्रेशन में हूँ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या कांटेक्ट करना चाहिए बनस्बत सर नॉर्मल देखिए, कंडीशन के। देखिए साइकोलॉजिस्ट की अगर बात आती है ना, तो वो तो ये है कि आप डिप्रेशन में हैं या नहीं है। अगर आपका मूड थोड़ा सा अपसेट लग रहा है, आपको इवन माइनर सा अपसेट है, तो इट्स बेटर कि आप उसी टाइम किसी ना किसी से बात लाजमी करें, किसी भी साइकोलॉजिस्ट से बात कर ले। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी चीज को टाइम नहीं देंगे तो क्या होगा, मामलात खराब होंगे वक्त के साथ साथ। अगर आप सर के दर्द को पहले दिन ही नहीं ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो एक हफ्ते बाद उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ना। एक कॉमन चीज है कि वो बढ़ेगी। उसी तरह कम भी तो हो सकती है, डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन कम नहीं हो सकती कि वक्त के साथ थोड़ा सा वो उस वक्त फंस करें, बहुत गुस्से में था, बाद में नॉर्मल हो गया तो निकल गया एक टाइम। गुस्सा कहाँ निकला सर? बात नहीं तो वही है एक कि बात गुस्सा करते हैं, निकला अगर कैसे। किसी पे भी निकल जाए, उस वक्त एक सिचुएशन थी, बाद में चले हल्का हो गया, एक बात करते हैं देन। तो वहां पे भी सिचुएशन है ना कि आप गुस्सा निकाल कैसे रहे हैं, और कैसे आपने निकाल दिया, क्यों निकाला, किस बंदे पे गुस्सा था, किस पॉइंट पे गुस्सा था, क्या गुस्सा आने वाली बात थी? मेरे सामने एक बच्चा आया और उसने आके क्या किया, सिर्फ वो आके बेड पे बैठा, लेकिन वो बैठा जोर से, मुझे गुस्सा आ गया। क्या ये एक नॉर्मल चीज है? तो गुस्सा, इशू। गुस्से की वजह भी तो वजह तो यहाँ पे भी है कि गुस्सा मुझे बेसिकली उस बच्चे पे नहीं आया। बेसिकली जो मेरे माइंड में पॉइंट चल रहा था, मुझे गुस्सा एग्जैक्टली, उसका था, तो निकला सामने उस बच्चे पे और कि उसकी वो ये मेरे हरकत बुरी सामने लग आके रही है, हाँ बैठा क्यों। उसकी हरकत बुरी लग हाँ रही है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ऐसा क्या। मेरे एक क्लाइंट थे एंड ही सेड टू मी कि मुझे नॉर्मली गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो वो इस तरह का होता है कि मेरे सामने कोई बात भी कर रहा हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ बिल्कुल, कहता हूँ बिल्कुल खामोश हो जाए, कोई भी ना बोले, बिल्कुल खामोशी रहे। हम्म। क्यों? वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता, वैसे मैं नॉर्मल, लेकिन गुस्सा आता है तो ये इशू। हालांकि इशू वहां पे वो नहीं था कि मुझे गुस्सा इस वजह से आता है मेरे सामने कोई बोले ना। गुस्सा ये था, वहां पे प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि मुझे कोई सुनता नहीं है तो मैं किसी को क्यों सुनूं। जब ओके। मुझे किसी ने नहीं सुना, मुझे गुस्सा आया, अब मैं भी किसी की नहीं सुनना चाहता। तो ये जो चीज है ना, हमें क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, हमें क्लियर होने चाहिए। अच्छा, अभी लोगों को ये नहीं पता कि एंजाइटी और डिप्रेशन में फर्क क्या है। एक बहुत मेन इनका फर्क है एंजाइटी का और डिप्रेशन का, किसी को नहीं पता। कोई पर्सन है, मेरे साथ कल ऐसा हो गया था तो अब मैं उसकी वजह से एंजाइटी का शिकार हूँ। हालांकि एंजाइटी जो है वो हमें फ्यूचर की और प्रेजेंट की वजह से होती है। पास्ट की वजह से हमें डिप्रेशन होता है, हमें पास्ट की वजह से एंजाइटी नहीं होती। एंजाइटी क्यों हमें फ्यूचर की वजह से होती है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, कहीं ऐसा हो ही ना जाए, कहीं कोई मुझे देख ना ले, मेरी बात का पता ना चल जाए, इस वजह से हमें एंजाइटी होती है। और ये क्या है, ये हमारे यहाँ पे आ जाते हैं बिलीफ, कि हमारे बिलीफ बने हुए हैं कि अगर मैंने किसी से फॉर एग्जाम्पल कोई गलत काम कर दिया है तो अब मुझे क्या, अब हम झूठ बोलते हैं। हम सच नहीं बोलते कि अगर मेरा झूठ मैंने सच बोला तो मेरी डांट पड़ जाएगी या बेइज्जती हो जाएगी। वो झूठ बोलने के बाद हम पूरी जिंदगी डरते रहते हैं कि कहीं मेरा सच ना सामने आ जाए।
ये चीज हमारे माइंड में एक नहीं किसी ने बताई कि सच बोलना क्यों है, क्यों बेखौफ जरूरी है बेखौफ हो सच गया बोलना। बंदा, सच बोला तो बेखौफ भी है, फिर वो बिल्कुल। उसे पता है कि वो छुपाने वाली चीज एग्जैक्टली ये नहीं। एग्जैक्टली हमें कहा जाता है जी आपने झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, सच बोलना है। क्यों सच बोलना है? क्या वजह है? अगर मैं झूठ बोलने से बच रहा हूँ, गुनाह के अलावा अगर गुनाह को ना देखा जाए कि गुनाह मिलता है, हमें क्या है हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट है, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने से गुनाह मिलता है, सच बोलना है, सच बोलने का सवाब है। अब इसके अलावा क्या है कि हमें ये नहीं बताया जा रहा कि सच बोलने से आप रिलैक्स रहोगे। कि बेनिफिट्स भी तो होना है, जैसे आप आप को प्रोडक्ट्स है तो बंदा एग्जैक्टली बता सेल करता है तो बेनिफिट बता रहा होता है उसके ये फायदे हैं भाई आपके। एग्जैक्टली हमें नहीं बताए जाते, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। बात वही आ जाती है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। इस बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आती है, और फिर हमारे आगे क्वेश्चंस की लंबी लाइन लग जाती है। हमें क्वेश्चंस करने की आदत है, हमने बाल की खाल अक्सर निकालनी होती है। उसमें क्या है, ये क्यों हम निकालते हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमें हो रहा होता है अजीब सा कि हमें पता चले इसके पीछे क्या रीजन होगा, इसके पीछे क्या रीजन होगा, लेकिन आगे क्या है, हम बिल्कुल ही हमें कोई आंसर ही नहीं मिलता, हम स्पीचलेस होके बैठ जाते हैं। हमें कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलता जो हमें कन्वे करे कि क्यों जरूरी है ये चीज, इसकी हम्म। वजह क्या है। हमें खुद से अच्छा फिर एक और चीज ये भी है कि अगर कोई बंदा ओवर थिंक कर रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उसका ये होना चाहिए खुद से, डू आई हैव एनी एविडेंस? क्या मेरे पास कोई एविडेंस है ऐसा? अगर आप एंजाइटी भी आपको हो रही है, हम्म। क्या मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस है कि वो ये प्रूव कर दे कि हाँ जिस बात को लेके मैं परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ वो ऐसा ही होगा? ये हमारे आपने पास बड़ा कोई एविडेंस नहीं ये होता। आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। मेरे एक दफा ना एक खातून थी मुझसे बात हम्म कर रही थी ना रिलेटिव में, तो मुझे बताने लगी कि मैं 3 साल से जो है ना, वो बता रही कि वो 3 साल से शुगर की मरीज है। सो मैं भी हम्म थोड़ा सा परेशान हुआ थोड़ा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या है आपको शुगर में, मतलब क्या, थोड़ा बहुत तो आइडिया था। मैंने कहा बताएं हम्म क्या हुआ है उन्होंने बताया उन्हें बहुत ज्यादा पेशाब आता है, बहुत मसला है, बार बार जाना पड़ता है। हम्म मैंने कहा आपने किसी डॉक्टर को चेक कराया? नहीं। मैंने कहा अच्छा, हम्म आपने आपको कैसे पता कि आपको शुगर है? उन्होंने फिर बताया हम्म कि वो एक दफा हज पे गई थी, फिर एक खातून ने उनको बताया था कि अगर आपके साथ ये मसला है तो इसका मतलब आपको शुगर है, और वो तब से उसको लेके बैठ हम्म, गई कि उन्हें शुगर है। और वो अपना आपको शुगर पेशेंट समझ के बस वो शुगर के टोटके, शुगर की चीजें सब शुरू। तब मैंने उनसे कहा हम्म, आपने कोई टेस्ट करवाया? नहीं। मैंने कहा कोई टेस्ट करवाए? अच्छा, सबूत है आपके पास? हम्म, नहीं। तो जब उनसे सवाल शुरू किए तो बस उसके बाद उनको समझ में आया। मैंने कहा आप, मुझे नहीं लगता कोई शुगर की पेशेंट है, आप पहले कंफर्म कर लें, अगर टेस्ट में आ जाए तो मान लें, अगर टेस्ट में ना आए तो आप इस चीज से बाहर निकले। जब 3 साल से परेशान हो रही है, एग्जैक्टली मैंने कहा ये तो नॉर्मल सी एक चीज लग रही है, इसमें तो शुगर वाले तो इशू आप। मैंने कहा आप मिठाई खाती है मुझे ये बताएं। कह रही है हाँ। हम्म मैंने कहा कितनी खाती है? कह रहे खा लेती हूँ। मैंने कहा आपको कुछ होता है? कह रही है नहीं कुछ नहीं होता। मैंने कहा जब मिठाई हम्म खा रही है, मैंने कहा शुगर के तो पेशेंट को तो मिठाई मना है, मैंने मुझे यहाँ तक पता है, तो वो तो मिठाइयों से परहेज करते हैं। आप क्या बता रही हैं? ऐसा ही होता है हम्म, ना हाँ शुगर के जी। साथ। सो मैंने कहा आप मिठाइयाँ खाती हैं, सब कुछ है, तो शुगर किधर है आपका? तो फिर वो सोचने में हम्म, मजबूरी, मैंने कहा भाई आप जाएं और पहले किसी से टेस्ट करा के कंफर्म करें, आपका कोई और मसला लगता है वो जब पता लग जाएगा तो आपका मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, आप बताएं। सो एग्जैक्टली यही ऐसा होता ही है कि है। अब एविडेंस ना हो और आप बिलीव करके एग्जैक्टली बैठ जाए। एग्जैक्टली सर, बिलीव का मकसद ही है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। जिस चीज का एविडेंस है वो बिलीव नहीं है, वो रियलिटी है। आप ये देखें कि अगर कोई पर्सन कह रहे हैं ना मेरे सर में कंटिन्यूअसली दर्द है, तो उसको कोई कह दे कि तुम्हारी आई साइड वीक है इस वजह से तुम्हारे सर में दर्द, वो कभी चेक नहीं कराएगा। वो यही सोच रहा मेरी आई साइड वीक है, फिर वो दवाइयां भी खाता रहे। क्यों? क्योंकि उसके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है मेरी आई साइड की वजह से मेरे जो है सर में दर्द है। अब जब तक मुझे ग्लासेस नहीं लगेंगे तब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा। तो वो सर का तक ठीक होना भी हो ना, वो इसी परेशानी से, ये इसी बातों की, इन्हीं थॉट्स की रुमिनेशन कर करके अपने सर का दर्द जारी रखता है। हम लोगों को मतलब कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं है ना। हम टेंशन बड़ी जल्दी ले लेते हैं क्योंकि टेंशन लेना आसान है, बैठ के एक थॉट को सोचना बड़ा आसान है। उसके ऊपर थोड़ी सी एफर्ट पुट करके उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ एफर्ट वाला काम है। बेसिकली ये काम मुश्किल नहीं है, एफर्ट वाला है, और हम एफर्ट करना नहीं चाहते। हम्म। डिप्रेस्ड, अगर हम डिप्रेशन की बात करते हैं, ये तो चले एंजाइटी की हुई कि एंजाइटी के लिए आप खुद से क्वेश्चन करें कि मेरे पास कोई एविडेंस है या नहीं है, या क्या मसला है, ऐसा किस वजह से मैं ऐसा सोच रहा हूँ। रूट कॉज पता लगनी चाहिए ना। और हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता। अगर हम ये कह दें कि नहीं हमारे साथ पहले ऐसा हो चुका है तो अब भी ऐसा होगा, तो जब हम अपने आने वाले कल के लिए परेशान हो रहे हैं, एंशियस हो रहे हैं, तो हम अपने गुजरे हुए कल को कैसे कोई भी प्रूफ बना रहे हैं, कैसे कोई भी एविडेंस बना रहे हैं। और हम्म। अब कुछ ट्रॉमा से बहुत जल्दी कोप अप कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जरा सा कुछ कोई कह भी दे ना, कुछ आपको ठीक करने के लिए, आपको एक पॉइंट बता दे या आपको पॉइंट आउट कर दे, आपको तंज कर दे, तो आप उस तंज में इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि वो आपके लिए एक ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा ट्रॉमेटिक एक इवेंट था और आप उससे कोप नहीं कर पा रहे होते।
ये हम सबकी नेचर है। कुछ लोग बड़ी जल्दी कोप कर लेते हैं, कुछ लोग जल्दी नहीं करते। तो जो सिचुएशन हो चुकी होती है उसके बारे में परेशान होने से कुछ नहीं होता, उसको एफर्ट पुट करनी पड़ती है हमें थोड़ी सी, कि अब दोबारा से वो सिचुएशन ना आए। जस्ट लाइक कि कुछ भी हो गया, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि नहीं ये तो अब हो गया, अब तो मेरी लाइफ बिल्कुल स्टक हो गई है, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आजकल जो हमारी यूथ में सबसे बड़ा क्या है, लड़के ने छोड़ दिया, लड़की ने छोड़ दिया, अब मुझे आगे मर्दों से नफरत होगी, मुझे आगे औरतों से नफरत होगी। क्यों नहीं, क्यों हो गई? अगर आपकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बुरा गुजरा है, दैट डजेंट मीन कि आपकी लाइफ के सारे एक्सपीरियंस बुरे गुजरेंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिनको क्या इशू था कि मुझे लड़के ने छोड़ दिया, मैं डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ, मैंने तो ये कर लिया था, मैंने फैमिली में बात कर ली, मैंने ये कर लिया, मुझे लड़की ने छोड़ दिया, अब मैं डिप्रेस्ड हो गया हूँ, मैं तो बहुत मोहब्बत करता था। ये कैसी एक पॉइंट है, आप कहते हैं जी मोहब्बत है, क्यों हम मोहब्बत अपने ब्लड रिलेशन से नहीं करते? क्यों हम अपने जो हमारे सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनसे नहीं करते? उनकी मोहब्बत में तो कभी हम चेंज नहीं होते। ये सिर्फ हमारे, ये सारी चीजें क्या, ये मिथ है। लोगों से सुन रहे हैं कि बस, तो जिससे क्यों, कैसे सुन रहे हैं कि मेरा एक फ्रेंड था वो किसी से प्यार करता था, जब उसको उसने छोड़ दिया तो वो तो पागल हो गया, तो अब मेरे पे भी ये वाजिबुल हक है कि मुझे अगर किसी ने छोड़ा तो मैंने भी पागल होना ही होना है। अगर एक बंदा नशे पे लग गया तो मैंने भी नशे पे लगना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हमें नहीं पता होता कि मसला कहाँ पे है। हमें कितने लोग ऐसे हैं जो मिसगाइड करते हैं, यानी उसके और हम एक्सपीरियंस को अपनी रियलिटी बना लिया, जो उसके साथ हुआ उसको अपने एग्जैक्टली ऊपर अप्लाई कर दिया उठा के, हालांकि वो ना भी हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही वाली बात है ना, जैसे अभी आपने बताया है कि वो किसी ने बताया उनको कि शुगर के ये सिम्टम्स होते हैं, तो उन्होंने सोच लिया मुझे ये सिम्टम्स, मैंने तो ये देखे हैं अपने अंदर, तो मुझे शुगर हो गई है। वही चीज के एक पर्सन ने कह दिया जी मुझे उसने छोड़ा था तो मेरे पे तो बड़ा इफेक्ट हुआ है, तो अब ऑटोमेटिक सी बात है कि अगर उस पे इफेक्ट हुआ है तो मेरे पे भी होना चाहिए, और मेरे पे भी हुआ है। दूसरों से सुन के हम उसको पक्का कर लेते हैं कि ऐसा ही होना है, ऐसा ही होगा मेरे साथ। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा मिसकॉन्सेप्ट है जो हम लेके चल रहे हैं और आगे फैला रहे हैं। जैसे अभी वही जिससे हमारी बात स्टार्ट हुई है, हाँ। पोस्ट है कि उनके साथ अगर ऐसा हुआ है, मे बी उन्होंने कोई साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट ही ना किया हो, किसी से बात ही ना की हो, या अगर की भी है तो उनको सही से गाइडलाइन नहीं मिली, और उसकी है कि दोबारा बंदा अपनी स्टेट पे नहीं आ सकता, तो वो उन्होंने क्या किया, वही पोस्ट उठा के लगा दी फेसबुक पे, और ये नहीं हम्म। देखा कि वहां पे कितने लोग इस पोस्ट को देखेंगे और कितने लोग इफेक्ट होंगे। क्या पता कोई ऐसा पर्सन हो जो कल को जिसने जाना साइकोलॉजिस्ट के पास और वो उनकी पोस्ट देख के रुक जाए वो कि नहीं ये वो बंदा वो कह रहा डाउट है में तो आ अब गया कि वो तो हो, ठीक तो होना ही नहीं है, तो एग्जैक्टली जाना ही क्या है। एग्जैक्टली जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अच्छा मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मेरे एक बार दांत में दर्द हुआ, तो मैंने काफी सारे डॉक्टर्स को चेक करवाया और वो ठीक नहीं हुआ, तो मैंने एक डेंटिस्ट के पास गई, और हम्म। जब मैंने उनको चेक कराया तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और मुझे बहुत जल्दी फर्क पड़ गया। तो मेरा माइंड क्या सेट हो गया कि अब ये जो एक मेडिसिन है ना, या ये जो एक डॉक्टर है, इसी से हम्म। मुझे आराम आएगा। मेरे दांत का दर्द का इलाज और कोई डॉक्टर कर ही नहीं सकता, यही करेगा। ये क्या था, ये एक यकीन बन गया, बिलीव यकीन, बन गया यकीन बन कि गया, मैं राइट, बिलीव हो गया। एग्जैक्टली अब बिलीव क्या, अब मैं किसी और डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मैं मेंटली सेटिस्फाई नहीं होंगी। अब अगर मुझे उसकी मेडिसिन से आराम भी आना होगा ना, मुझे कभी आराम नहीं आएगा, क्योंकि मैं मेंटली सेटिस्फाई नहीं हूँ। एक डाउट मेरे माइंड में बैठ चुका है। वही वाली बात है सर कि ये पोस्ट को देख के जो बंदा फुल कॉन्फिडेंट होके कल जिसने जाना था, जिसने बात करनी थी साइकोलॉजिस्ट से, उसके माइंड में डाउट्स आ गए। उसके माइंड में आ गया कि नहीं भाई, मुझे कोई भी बंदा अब दोबारा से उस स्टेट पे नहीं लेके आ सकता। हम्म। मैं अब अगर जैसा हो गया हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ तो मैं डिप्रेस्ड ही रहूंगा पूरी जिंदगी। मैं एनजाइटी का शिकार हो गया तो मैं पूरी जिंदगी एंशियस ही रहूंगा। मुझे पूरी जिंदगी स्ट्रेस ही रहेगी, मैं पूरी जिंदगी ओवर थिंक करता रहूंगा, मैं अपनों से दूर रहूंगा। ये क्या है, ये वो प्रॉब्लम है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, बहुत कॉमन चीजें हैं, कॉमन प्रॉब्लम जो हर पर्सन में है आजकल। कौन सा बंदा ऐसा है जो ओवर थिंक नहीं करता? कोई पर्सन आपको नहीं मिलेगा, वो किसी ना किसी बात को लेके हम्म। हम ओवर थिंक करते रहते हैं हर टाइम। तो क्यों? प्लस क्योंकि प्लस हमें सोशल नहीं मीडिया, पता कि सोशल मीडिया से इतना कंटेंट कंज्यूम हो रहा है कि आप इधर देखें इधर स्क्रॉल, इधर देखें इधर ही, आपको कुछ ना कुछ एग्जैक्टली आ ही रहा है आपकी तरफ। एक तरफ कोई पॉजिटिविटी फैला रहा है, दूसरी तरफ उसी पॉइंट को लेके अगला बंदा नेगेटिविटी फैला रहा है। एक तरफ कह रहा है कोई कि अपनी बातों को शेयर करें, अपनी बात अपने मसलों को शेयर करें तो आपको हल मिल जाएगा, दूसरी तरफ कोई कह रहा है अपने मसलों को किसी को ना बताएं, क्योंकि उससे क्या है, उससे लोगों को मौका मिल जाता है आपके ऊपर बात करने का। वो हम्म। जिस बंदे ने शेयर करना है उसने वो पोस्ट देख ली तो उसने शेयर करना ही नहीं है। यानी एक मिडिल हम लोग पर्सन यहाँ पर है और इधर से एक कंटेंट दूसरी तरफ से दूसरा आ रहा है, और वो बीच में कंफ्यूज हो रहा है कि मैं बिल्कुल इसको बिलीव करूं या उसको करूं। अब ये वो मेडिकल में बिल्कुल भी हो ऐसा रहा ही है, है। रिलीजन में भी हो रहा है, साइंस में भी हो रहा है, वो उसकी कंफ्यूजन के बीच में वो
वो लूप में फंस जाता है कि मैं जाऊं किसके पास। तो बिल्कुल ऐसा ये ही तो है, सीधा सीधा बिल्कुल। हाल है कि उसे उस कंफ्यूजन के लिए उसी के पास जाना चाहिए जो उस फील्ड का कंसर्न हो। यानी अगर रिलीजियस बिल्कुल कंफ्यूजन आ ऐसा ही। रही है तो रिलीजियस एक्सपर्ट के हम्म। पास जाए, अगर मेंटल हेल्थ कंफ्यूजन आ रही है तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाए, अगर मेडिकल से रिलेटेड एग्जैक्टली। कंफ्यूजन है तो डॉक्टर के पास जाए, ताकि वो उसको देख के डायग्नोस कर ले कि भाई मसले का हल क्या है। तो ये हम्म। बनता है इसका तो। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बात वही आ जाती है कि हमने कॉन्सेप्ट फैला दिया है कि जिसने साइकोलॉजिस्ट से बात भी की है वो पागल है, जिसने जाके ये बता दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है वो अस्तगफुरुल्लाह। पागल है। ये हमारा जब तक ये माइंड नहीं ना क्लियर होगा, अच्छा, लोग यहाँ आते मेरा हैं आके मेरे मेरे कहते हैं यहाँ पर आप। है, ये यहाँ पर सॉरी हम्म। मैंने बात काटी, ये यहाँ पर जी। इशू नहीं कि ये क्या ऐसा होता नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट वाली साइड की बात कर रहा हूँ, जो साइकोलॉजिस्ट के जो हम्म। प्रोफेशनल्स हैं, क्या उनके अंदर भी हम्म। ऐसे लोग नहीं है जो किसी को बात सुने बगैर भी, अगर बल्कि सुन भी लेते हैं तो उसको कहते हैं तुम पागल हो, तुम हम्म। अजीब दुनिया की बातें करते हो, तुम तो अजीब किस्म के इंसान हो, ये किस किस्म की बातें करो, तो ऐसा क्या ऐसा होता है? सर ऐसा तो हर फील्ड में है, सिर्फ साइकोलॉजी मतलब की फील्ड में होता नहीं है होगा ना, ऐसा, क्योंकि हर मेरे मेरे एक्सपीरियंसेस में ये ऐसा रहा है, इसलिए मैंने ये पूछा कि वो बंदा फिर इसलिए भी नहीं जाता कि यार ये जो है ना, ये तो ऐसी बातों को सुन के वैसे ही मेंटल करार देके बोलेंगे पागल खाने का रास्ता, वो उधर जाओ, वहां पे दाखिला ले लें। नहीं सर, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरा जहां तक ख्याल है वो यही है कि अगले बंदे को हमें बताना चाहिए कि आप पागल नहीं है, ये मसला सिर्फ आपके साथ नहीं है। अब हम्म। एक पर्सन अगर कहता है मैं ओवर थिंक करता हूँ, अब अगर मैं उसे कहूँ कि ये तो मसला बहुत बड़ा है, ये तो है ही आपके साथ, आप तो बातें ही पागलों वाली करते हैं, इस बात की कौन टेंशन लेता है कि साथ वाले की मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, आप टेंशन आप लेके बैठे हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल पागलों वाली बात है। ऐसा नहीं होता सर, हर बंदे का स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट है, हर बंदे का थिंकिंग लेवल डिफरेंट है। एक बंदा एक चीज को पॉजिटिव देख रहा है, दूसरा बंदा उसी चीज को नेगेटिव देख रहा है। तो यहाँ पे हम ये किसी को भी कैसे हम किसी भी पेशेंट को किसी कुछ सिम्टम देख के डायग्नोज कर देते हैं कि तुम्हें कैंसर है, तुम डायबिटिक हो या तुम हार्ट पेशेंट हो, नहीं करते। हमें पूरा एक प्रोसीजर करना होता है, उसके बाद हम डायग्नोज करते हैं, हम टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद डायग्नोज करते हैं, ऐसा ही है। तो हम मेंटल अगर इशू है तो कैसे किसी की बात सुन के कह सकते हैं कि तुम पागल हो? ये तो कहने वाला पागल है जो कह रहा है आपको, उसका माइंड खुद सेट नहीं है, जो आपको खुद से डायग्नोस उसने कर दिया कि यू आर अ मेंटल या यू आर तुम पागल हो, तुम्हें इलाज की जरूरत नहीं है, तुम बस पागल खाने जाके खुद को वहां पे एडमिट करा दो। हम्म। ये मिसकॉन्सेप्ट है, मिसकॉन्सेप्ट जो हम खुद फैला रहे हैं लोगों में। हम ये नहीं देख रहे कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं। एक बंदा हम सर, हमारे लिए बड़ा इजी होता है किसी भी सिचुएशन में जो हम फील कर रहे हैं उसी में रह जाना। लाइक मैं अपसेट हूँ, आज मेरा मूड थोड़ा अपसेट है, मैंने क्या किया, दरवाजा बंद किया, लाइट्स ऑफ की, सैड सॉन्ग्स लगाए और उनको लगा दिया जी, कंटिन्यू वही लगते रहे, और आराम से लेट गई, आंखें बंद की, रोना स्टार्ट किया और अपनी सोचों में, नेगेटिव सोचों में चले गई। सबसे आसान हल हम ये ढूंढते हैं अपने आप को, अगर आज हम अपसेट हैं किसी से बात नहीं करेंगे। हम में से कितने लोग हैं जो अपसेट होने पे, बहुत कम हैं लेकिन बहुत कम रेशियो है, जो अपसेट होने पे दरवाजा खोलेंगे रूम का और जाएंगे, फैमिली को टाइम देंगे, फ्रेंड्स को टाइम देंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, सैड सॉन्ग्स की जगह कुछ अच्छी चीजें सुनेंगे, कहीं कोई एक्टिविटी करेंगे। बहुत कम लोग हैं, क्यों? क्योंकि ये तो एफर्ट वाला काम है, एफर्ट तो हमने करनी ही नहीं है। हमें चाहिए पका पकाया हलवा, वो भी कोई आके अपने हाथों से खिलाए, हमें अपने हाथों को भी तकलीफ देने की जरूरत ना पड़े। राइट। एफर्ट, हम लोग एफर्ट से डरते हैं। हम लोग कितने लोग हैं, किसी से पूछ लें क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, कितने घंटे पढ़ते हो? मैं खेलता 24 घंटे हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। भाई डॉक्टर कैसे बनोगे तुम? कुछ भी बनना है कैसे बनेंगे जब तक हम एफर्ट नहीं करेंगे? एफ, कुछ भी बनने के लिए, कुछ करने के लिए एफर्ट जरूरी है। हम लोग कहते हैं कि हमने साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, क्यों? क्योंकि जी वो समझते नहीं है हमें। लेकिन हमने क्या करना है, हमने बैठ के नेगेटिव सोचों को लेके आना है अपने माइंड में, हमने गलत ख्यालात लाने हैं, हमने ये सोचना है कि हमारी तो जिंदगी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। हम एक एक्सपीरियंस को लेके अपनी जिंदगी को वहीं स्टक कर लेते हैं, कभी भी आगे नहीं जाने की कोशिश करते। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है, वो किसी के साथ नहीं हो सकता। मैं जब ये भी एक फर्स्ट इशू टाइम है साइकाइट्री कि मैं वार्ड में, ये जो जी, है किसी और के साथ नहीं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा ये मेरे ही साथ हो गया पूरा। एग्जैक्टली exactly. सर मैं जब फर्स्ट टाइम साइकाइट्री वार्ड में गई थी तो मैंने सबसे पहले जाके अल्लाह का शुक्र अदा किया था। और वो क्यों? फर्स्ट टाइम था कि मुझे फील हुआ कि लोगों के इतने मसले हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनके इतने ज्यादा मसले बने हुए हैं। एक जो स्किज़ोफ्रेनिक है, उसको नहीं पता, उसको चीजें नजर आ रही हैं, उसको बंदे नजर आ रहे हैं, उसको आवाजें सुनाई दे रही हैं, वो चीखे मार रहा है आवाजें सुन के। और एक ऐसा बंदा जहाँ पे, और उसके सामने एक मैं हूँ जो मैं ये कहती हूँ कि जी मुझे बड़ी टेंशन है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे जॉब नहीं मिल रही, और मैं बहुत टेंशन हूँ, इस मुझसे ज्यादा परेशान तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और वहां पे एक पर्सन ऐसा सामने आ जाए, कभी सोचा हमने कि ऐसे पर्सन की लाइफ क्या है?
उसके घर वालों की लाइफ क्या है उसको लेके। हम लोग बस अपने मसलों को समझते हैं। और उसके आप घर ये वाले भी देखें कि परेशान हो हमारा, रहे होंगे उसकी वजह से, वो भी बिल्कुल, डिस्टर्ब। उसके घर वाले परेशान है, उसके सराउंडिंग में जितने पर्सन हैं, जितने लोग हैं जो उससे मोहब्बत करते हैं, वो परेशान है। हमें एक जरा सा कट लग जाए, हम क्या कहते हैं कि हमसे ज्यादा तकलीफ किसी को इस टाइम है ही नहीं, चीखो पुकार हमारी शुरू हो जाती है, ओ माय गॉड इतना ज्यादा ब्लड निकला है और इतनी तकलीफ है। हम ये नहीं देखते कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस टाइम बीमार हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ रहे हैं। तो हम क्यों नहीं खुद के अंदर टॉलरेंस पैदा करते, क्यों नहीं खुद के अंदर बर्दाश्त पैदा करते? क्योंकि हमें आदत है लोगों को चीख चीख के बताने की, लोगों को ये बताने की कि हम बहुत तकलीफ में हैं, सिंपैथी लेने के लिए। तो यही चीज अगर हम सही जगह पे जाके बता दें, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उससे कंसल्ट करें, उसको बताएं कि मुझे ये इशू है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारा वो इशू जल्दी हल हो जाएगा। हो सकता, बिल्कुल रेदर देन कि मुमकिन हम है, उसको बिल्कुल बैठ के मुमकिन है। सोचते रहें आप सोचते जैसे रहें। वही वाली बात है कि एक मोची से मिसाल ले लें कि एक शख्स के जूता खराब है, वो खुद ही लगा रहे, और मोची के एग्जैक्टली पास जाएगा, वो चंद रुपए ले लेगा, उसका वही काम चंद मिनट के अंदर वो करके फारिग कर देगा। उसके पास 10 साल का, और वो 15 साल का पायदार भी तजुर्बा है। होगा। हाँ, वो तजुर्बेकार एग्जैक्टली है, वो अपने तजुर्बे से वही काम कम वक्त में कर देगा। उसको कुछ कुछ पता ही नहीं, या तो खुद ही सीखता रहे फिर कि करना है क्या है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बाइक वाला भी देख लें, वो बाइक या गाड़ियों हम इधर रोकते हैं, भाई ये काम मसले का हल है, ये रही बाइक, ये रही गाड़ी, आपने ठीक करना है, पैसे हम्म बताना है, ये रहा घर में एसी, हम्म, ये रहा घर में बिजली का काम, चले जी करें और पैसे बताएं कितने। बस रिजल्ट आना चाहिए, हमें रिजल्ट से मतलब है, क्लाइंट तो यही चाहता है ना, रिजल्ट दो भाई। एग्जैक्टली। सर बात तो ये है कि उसके लिए हम एफर्ट करते हैं, हम बुलाते हैं मैकेनिक को घर में जब कोई मशीनरी खराब होती है। डेफिनेटली और बुलाते हैं अगर लोग, कोई घरों पे ऐसी भी चीज, होम सर्विस के लिए भी बुलाया जाता है, अब तो डॉक्टरों को भी बुलाया जाता है, एग्जैक्टली सर्विसेज चल रही है। एग्जैक्टली। और जहाँ पे ऐसा पॉसिबल होता है कि हमें हम बुला नहीं सकते, हम वहां पे अपनी चीज को खुद उठा के लेके जाते हैं। हम्म। तो हम खुद को क्यों नहीं लेके जाते ऐसी जगह पे? मैं भी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रही, या इम्पोर्टेंस की अवेयरनेस की कमी है, आपको क्या लगता है? उन्हें अवेयरनेस सर, अवेयरनेस की दे डोंट कमी है, इवन सबसे बड़ी चीज अंडरस्टैंड क्या है। है वो, या तो वही चीज के वो उस चीज को हल्का ले रहे हैं, लेकिन वो सुसाइड के ख्याल आ रहे एग्जैक्टली हैं तो जाके खुदकुशियां भी कर लेते हैं बहुत हाँ सारे, कि जिसका तो हल ही बिल्कुल। नहीं है, इसका तो हल यही है कि हम्म खुदकुशी करके मर जाओ, वो ये सोच के मर जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सर ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया है ना, हमने ये सोच लिया है। क्योंकि हमारे हर जगह पे तो यही है कि साइकोलॉजिस्ट के पास पागल जाते हैं, या साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ ही ना, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप एक बार जाके तो देखें, आप ट्राई तो करें। और जो मैं कहती हूँ एक दफा जाएगा वो जरूर रिलैक्स होगा, अगर आपको एक अच्छा कंसल्टेंट मिल रहा है, एक अच्छा हम्म। साइकोलॉजिस्ट मिल रहा है, आपके मसलों को समझ रहा है, सुन रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप रिलैक्स नहीं होंगे। अच्छा, आपको कोई आप प्रॉब्लम किस है। तरह से आपके आप जो सर्विसेज दे रही हैं, आप किस तरह सर्विसेज दे रही हैं, आपकी क्या सर्विसेज हैं, आप अपने क्लाइंट्स के लिए क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं? इंटरनेट के जरिए है या ऑफलाइन है, क्या है आपका तरीकेकार, ये क्या है? सर आप तो फील्ड में है ना, तो आपके अगर हम्म आपसे किसी ने मदद लेनी हो किसी को मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो आप किस किस इश्यूज में हेल्प कर सकती हैं उनकी, किस तरह हेल्प कर सकती हैं, आपके क्या चार्जेस वगैरह हैं, या सेशन किस तरह देती हैं, वो सब कुछ बताएं जरा अपने इस हवाले से। सर बेसिकली ऐसा होता है कि मेरे पास ऑनलाइन में अगर सेशन लेती हूँ तो मैं ऑडियो सेशंस भी लेती हूँ, वीडियो सेशंस भी लेती हूँ, फिजिकल सेशंस भी अवेलेबल हैं। अच्छा। देखें अब इन सब की प्राइसेस डिफरेंट हैं, ठीक है। ठीक। ऑडियो सेशंस का क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम कंफर्टेबल नहीं है फेस टू फेस बात करने में या कैमरा के सामने आने में, ठीक है। हम्म। तो वो क्या कहते हैं कि हमें अजीब लगता है, या हमें ये डर है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए हम कौन है, तो हम ऑडियो सेशंस देना चाहते हैं। तो ये भी कंफर्टेबल, हमने क्लाइंट को कंफर्टेबल करना है, क्योंकि जब तक सामने वाला कंफर्टेबल नहीं होगा वो अपने अंदर की बात नहीं बता सकेगा, ठीक ठीक। है। किसी से भी बात अगर किसी ने बतानी है तो उसको कंफर्टेबल होना जरूरी है, राइट। और वीडियो सेशन, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम वीडियो सेशंस लेना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद आप हमें देख के बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। और जो लोग कंफर्टेबल हैं वीडियो में उनके लिए वीडियो सेशंस अवेलेबल हैं। जो लोग फिजिकल सेशंस देने में अवेलेबल कंफर्टेबल सॉरी फील करते हैं उनके लिए फिजिकल सेशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को क्लासेस भी देती हूँ ऑनलाइन, जो लेना चाहते हैं किसी और सिटीज के हैं, नहीं आ सकते, घर बैठे हैं, चाहते हैं कि अभी हम लाइक मास्टर्स कर रहे हैं लेकिन हमने आगे करना है, हमें कुछ नहीं पता क्योंकि मास्टर्स सर, अच्छा एक पॉइंट मैं इसके अंदर एक और ऐड करना चाहती हूँ हम्म। कि हमारी स्टडीज में जो इशू है कि मैंने खुद स्टडीज अभी तक ये देख लें कि मैंने कहीं पे ये नहीं देखा, हमें सिर्फ ये बताया जाता है ये एक बीमारी है, ठीक है, इसका ये हम्म। क्राइटेरिया है, आप इसको पढ़ लें। हमने पढ़ लिया, क्राइटेरिया याद कर लिया, पेपर्स आ गए, रिजल्ट आ गया, हम लोग आगे चले गए। हमें किसी ने ये नहीं बताया कि इसका इलाज क्या है, इसको ठीक कैसे करना है। अच्छा, डिप्रेशन ये पढ़ नहीं लो, है। डिप्रेशन का नहीं, डिप्रेशन पढ़ लो, डिप्रेशन का क्राइटेरिया पढ़ लो, पढ़ लिया,
उसके अंदर क्या यूज करना है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल सीबीटी यूज करनी है, सीबीटी की कौन सी टेक्निक यूज करनी है, सीबीटी तो उसकी तो टेक्निक सीखनी है, डिप्रेशन की भी कौन सी टेक्निक यूज करनी है ये कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा। ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप देखें कौन सी करनी। इलाज नहीं बताते हमें, जो स्टूडेंट्स हैं वो वजह, बड़े परेशान हो जाते तो हैं। इलाज नहीं है सर तो फिर वजह, उसकी मतलब आपने प्रॉब्लम पढ़ ली, उसके वजह रीजंस पढ़ लिए और सोल्यूशन गायब है। अच्छा इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एक इंटर्नी थी जो मेरे अंडर वर्क कर रही थी, हम्म, और शी सेड टू मी कि मैडम मैंने मेरे एक प्रोफेसर थे तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर ये जो आप बात बता रहे हैं तो ठीक है लेकिन इसका हल क्या है। तो कहते सर ने मुझे अपने पास बुलाया और कहते हैं कि अगर मैंने आपको हल बता दिया तो फिर मेरी दुकान कैसे चलेगी। दिस इज द पॉइंट सर, ये हर जगह पे ये है, मैं इतना हैरान होती हूँ ये बातें सुन के। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मुझसे उस बच्ची ने शेयर किया कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, और मैं बड़ी उस टाइम मेरी डिसहार्ट हुई कि दुकान बंद अच्छा हो ऐसा है। जाएगी, मेरी दुकान बंद हो हाँ, जाएगी, अगर बराबर और अगर वाले की ऐसा है, मिठाई की दुकान है तो मेरी दुकान से कौन खरीदेगा। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी मिठाई के 5 रुपए रेट कम कर देते हैं, या अपनी उसकी क्वालिटी को ज्यादा अच्छा क्वालिटी। बताएंगे। हम अपनी क्वालिटी को अच्छा बताने की बजाय क्या कहेंगे, साथ वाले की क्वालिटी को बुरा बताएंगे। ये चीज हमारे पास अवेलेबल है, बड़ी अच्छी है, साथ वाले के पास ये नहीं मिलेगी। जो आपके पास है आप उसकी खुद से तारीफ करें ना, आप दूसरे की चीज में क्यों नुक्सनिगारी कर रहे हैं। और बल्कि फिर बल्कि अगर इसको तो ये हम बात आ इसको तो जाती पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, जैसे जो वहां पे जो कहते हैं अंग्रेजों की साइट्स होती है, जैसे फ्रीलांसिंग की जो है। वेबसाइट्स है, वहां कंपैरिजन वो हम्म। दिखाते हैं। उनका तरीकेकार होता है, एक चार्ट दिखाते हैं कि जी ये फला सर्विस प्रोवाइडर है, वो ये बेनिफिट दे रहा है, ये फीचर्स में बेनिफिट में। एग्जैक्टली। इसके पास नहीं है, हमारे पास है, वो एक कंपैरिजन चार्ट दिखा हाँ देते हैं, हाँ खत्म। हाँ, वो उसमें कोई बुराई नहीं करते, वो तो ये बताते हैं कि दूसरे क्या दे रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं। वो सारा एक पिक्चर में एग्जैक्टली नजर आ जाता है सारा खेल, और अगला फौरन फैसला कर लेता है कि जी यार इसके पास ये बेनिफिट्स मिल रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है सर। अच्छा अब अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, बात करती हूँ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में देती हूँ, ठीक है। अब हम्म। उन क्लासेस का डिफरेंट है कि उन्होंने किस चीज के लिए क्लासेस लेनी है, उन्होंने स्टडी के पर्पस के लिए लेनी है, किसी सब्जेक्ट के हवाले से लेनी है, साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, हम्म। थेरापीज के बारे में लेनी है, काउंसलिंग सीखनी है, काउंसलिंग की ट्रेनिंग करनी है तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑडियो और वीडियो दोनों ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, तो यानी इनके डिफरेंट चार्जेस होते हैं। आप जो जी है एक तरफ सर्विसेज भी दे रही हैं, और जो सर्विसेज आप दे जी रही हैं उसी की ट्रेनिंग भी आप उनको दे रही हैं जो सीखना बिल्कुल, चाहते हैं कि ये सर्विसेज वो भी प्रोवाइड कर सके, राइट। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्योंकि सर मैंने मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आपके देखे मैं जब एमएस में अपना थीसिस कर रही, सॉरी केस रिपोर्ट्स कर रही थी, तो एक क्वेश्चन आया कि इसके लिए एक था ओसीडी का पेशेंट, और मुझसे मैडम ने पूछा कि इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज होनी है, ठीक है, इसके अंदर क्या हम यूज करेंगे। मैंने कहा सीबीटी हम यूज करते हैं। सीबीटी की कहती कौन सी टेक्निक। मैंने कहा मैडम आई डोंट नो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, आप गाइड कर दें मुझे तो मैं उसके ऊपर वर्क कर। ये आपका काम है कि आप इसको देखेंगे कौन सी टेक्निक, जाएं जाके बुक्स पढ़ें, जाके आप इंटरनेट छाने, जहां से मर्जी से निकालें, देखें कौन सी टेक्निक यूज होगी। ठीक है ये हमारा काम है, लेकिन आप हमें बता तो सकती हैं इसके लिए ये टेक्निक यूज होगी, और आप इस टेक्निक को पढ़ें जाके देखें कि इसके अलावा कोई और टेक्निक यूज हो सकती है। नहीं ये तो एक अगर तरीका होता है। अगर उन्होंने ना बताया तो फिर तो क्या वो पेशेंट पे एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा कि उस पर टेक्निक अप्लाई होकर बिल्कुल देखा जा रहा है कि जी एक्सपेरिमेंटल इस है, पे अब ये लगी या कौन सी लगी, और उसका हो गया, फर्ज करें बेड़ा अगर हो बिल्कुल गया कि जी अब तो गए एक्सपेरिमेंटल काम से। है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देखें कि जब मैंने अप्लाई किया था हॉस्पिटल में जॉब के लिए, तो जब इंटरव्यू हुआ उन्होंने मुझसे पूछा फर्स्ट के लिए, तो दे सेड टू मी कि अगर आप ये कहते हैं कि आपने इंटर्नशिप की है वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो तो इंटर्नशिप की वो खाना पूरी है, वो तो सिर्फ आपने अपनी रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, वो तो खाना पूरी। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसा ही होता है, रिपोर्ट्स बनाने के लिए आपको भेज देते हैं, वो रिपोर्ट्स आपको देते हैं, बना लेते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते सर स्टूडेंट्स के लिए। मुझे मैं फील करती हूँ कुछ लोगों को देख के जो एक तो एक बुरी क्या ये गलत क्या गलत थॉट्स में फंसे हुए हैं बेचारे, नेगेटिव थॉट्स में फंसे हुए हैं, एक वो लोग और एक स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए जा रहे, जो मास्टर्स करके, एमएस करके, एमफिल करके, उनको अभी तक ये नहीं पता कि इस बीमारी का हमने इलाज कैसे करना है, इस बीमारी को हमने लेके कैसे चलना है, इसको किस तरह हम कोप करवा सकते हैं, अगले पर्सन को किस तरह हमने रिलैक्स किस तरह करवाना है सामने वाले पर्सन को। और ये वो स्टूडेंट्स जो कि जब आप तक जो मास्टर्स तक पहुंचे, मतलब मास्टर स्टडी कर रहे हैं, वो उन स्टूडेंट्स मास्टर की से बात कर ऊपर रहे हैं। तक पहुंचे हुए हैं सर, उनको नहीं पता, उनको नहीं पता कि कौन सी सीबीटी की कौन सी फॉर्म कहाँ यूज हो रही है। अगर एक डिप्रेस्ड पर्सन है उसको आपने रिलैक्स कैसे करना है, एक एंजाइटी का पेशेंट है उसको आपने रिलैक्स कैसे करना है, तो तभी ये क्योंकि जो ग्रुप्स के अंदर, सॉरी, सिवियर पेशेंट्स है।
जी। ये सॉरी, तभी ये फेसबुक ग्रुप्स के अंदर मैं देखता हूँ कि इस वजह से होता है कि वो बता रहे होते हैं जो मास्टर्स है सब लेके इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, कोई हमें रख ले या हमें एक्सपीरियंस चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ऐसा ही है सर। इसीलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि पता नहीं ना है कि हम इलाज करें कैसे। हमारे सामने एक पर्सन आके बैठा है, तो अब मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता ही नहीं इसका इलाज क्या, वो आके मुझे कह रहा है कि जी मुझे परेशान है, मैं परेशान हूँ, मुझे इस परेशान कुन सोचें आती हैं मेरे दिमाग में, चीज रहती है। अब मैं उसको ये कहती हूँ कि नहीं जी आपने ऐसा नहीं सोचना, ये तो बहुत गलत चीज है, ये तो मैं करती जा रही हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं कैसे ना सोचूं, मेरे तो दिमाग में खुद आ रही है। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि मुझे बताया ही नहीं गया। और अगर बताया नहीं गया तो मैंने भी थोड़ी सी एफर्ट पुट नहीं की कि मैं ही कहीं से कोई हेल्प ले लूं, कहीं किसी से कंसल्ट करूं, किसी के पास जाऊं, किसी के पास जाके कोई ट्रेनिंग ले लूं कि मुझे कोई बताए। हर सही। चीज के लिए आपको एफर्ट करनी जरूरी है। बात फिर वही आ जाती है एफर्ट की, कि एफर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि आप एफर्ट एफर्ट से करेंगे कौन, तो एफर्ट आप से उसको। आपको क्या लगता है एफर्ट से कौन सी चीज इंसान को ज्यादा रोक रही होती है? अगर ज्यादातर इश्यूज यही कि एफर्ट नहीं कर रहा तो लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन वगैरह तो आती है। मेन क्या रीजन हो हम्म। सकता है पॉसिबल कि जिसकी वजह से वो एफर्ट से भाग रहा है और वो नहीं ले रहा वो एक्शन जो उसको पता है उसे लेना है? एफर्ट इसीलिए जैसे भागते पानी की हैं मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि। पानी की मिसाल जैसे हाँ आपने जी। भी दी कि जी वो बच्चे को हम्म। बंदा घर पे बैठ के कहता है यार वो पानी पिला दो, ये वो उसको बोला जो खाना हम्म। खिला दो, वो ये कर दो। अच्छा उसे पता है कि उसे एफर्ट लगाने हो तो वो खुद पी सकता है, लेकिन वो कहेगा नहीं फलां कर दे और खुद पाओ बसोर के जो है ना वो लेटा हुआ है अपने बिस्तर पे या बैठा हुआ हाँ, है कि दूसरा करे। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब हम फीसिस दे रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो टीचर्स हमें हर चीज बताएं। और अगर हमें नहीं बता रहे तो कल को हम बड़े इजीली ब्लेम कर देंगे, हमें तो टीचर ने नहीं बताया। हम्म। यहाँ पे क्या है कि हमने ट्यूशंस क्यों रखते हैं? ट्यूशंस कुछ बच्चे रखते हैं, कुछ नहीं रखते। अब जो ट्यूशंस रखते हैं वो भी स्कूल, उसी स्कूल में जा रहे हैं, जो नहीं रखते वो भी उसी स्कूल में जा रहे हैं। अब रखने वाले जरूरी नहीं है कि वो पढ़ते नहीं है। क्या पता उनका मकसद ये हो कि मैं ज्यादा अच्छा पढ़ना चाहता हूँ, मेरे जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो मेरे ट्यूशन में हो जाए। ये तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट है, ये होती है एफर्ट। ये नहीं है कि आप बुक लेके बैठ जाए और कहें मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाँ, एक पर्सन है जो कहता है कि मैं अफोर्ड नहीं करता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी होगा लोगों का कि अच्छा अगर ऐसा है तो बहुत सारे लोग हैं वो ट्यूशन इसलिए नहीं रखते कि वो अफोर्ड नहीं करते। राइट। तो ऐसा नहीं होता, जो अफोर्ड नहीं करता वो उसके लिए डबल एफर्ट करता है। जब आपके पास एक चीज की, आज अगर एक चीज की कमी है ना, तो आपको एफर्ट करनी चाहिए, ठीक है। एफर्ट हम क्यों नहीं करते? हम आदत हो चुकी है रिलैक्स रहने की, हमें आदत है। हम लोग सुबह उठ के नमाज नहीं पढ़ते, क्यों? क्योंकि उसके लिए एफर्ट चाहिए, हिम्मत चाहिए कि उठो, नींद को खराब करो और वजू करो ठंडे पानी से सर्दियों में, और नमाज पढ़ो। कौन पढ़ेगा? कौन करे इतनी एफर्ट? नीरव को जबरदस्ती एक्शन क्यामत लेने की ही लेने बात है ही वो लेने, राइट। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम उसके पीछे क्या रीजन है? हम मुस्लिम हैं, हम हमें बताया गया कि आपने नमाज पढ़नी, हम क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि एफर्ट नहीं करे। एफर्ट के पीछे रीजन क्या है? हमने रिलैक्स रहना है। हमें लगता है कि ये सबसे अच्छी वजह है रिलैक्स रहने की, सबसे अच्छा तरीका है रिलैक्स रहने का, कि कुछ भी मत करो, आराम से पड़े रहो। एक जगह पैसे दे रहे हो, डिग्री मिल जाएगी, बात खत्म। हमें तो डिग्री चाहिए। जिन्होंने कुछ करना है ना, जो चाहते हैं वाकई, वो एफर्ट करते हैं। हर बंदा ऐसा नहीं है कि एफर्ट ना करे, कुछ बंदे हैं जो एफर्ट करते हैं। तो यही बात है कि हमें एफर्ट करनी चाहिए, ट्राई तो करें एक दफा। वो है ना कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं, तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरे हैं तो आपका कसूर है। बल्कि वो तो वो क्योंकि वाली हम बात, अपनी ये मर्जी तो से। वो वाली बात भी आ गई ना जो अल्लाह ने बताया कि एक तो वो वाली बात कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाहे। सो और एग्जैक्टली, दूसरा वो एग्जैक्टली। ये है कि हर इंसान के लिए वही है जितना वो खुद उसके लिए कोशिश करता है। तो दोनों ही अगर देखा बिल्कुल, जाए तो कॉन्सेप्ट यहीं पर है कि आपके कोशिश हो रही होती है, फिर उस कोशिश के दौरान में अल्लाह बैकिंग पे आपकी मदद करता है रास्ते खोलने के लिए कि इसको वहां पहुंचाएगा जहाँ ये कोशिश कर रहा है पहुंचने की। और फिर वो जी रास्तों में बिल्कुल ऐसा कनेक्ट ही है। करता है ऐसे ऐसे वहां से रास्ते निकाल कर। तो इंसान बिल्कुल कहता ऐसा ही है है। यार मैं तो गुमान भी नहीं था, ये देखो मेरे को देखो यहाँ से काम हो गया वहां से काम हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा। वो कर तो रहा था लेकिन अल्लाह से जो वो दुआएं करता था वो असल तो अल्लाह मुझे मदद कर रहा होता है रास्ते खोलने के लिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर। अपने फजल से। बात, हाँ जी, थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। थोड़ी सी तो हमें करनी पड़ेगी, फिर आगे काम इंशाल्लाह खुद ब खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। एक स्टार्ट तो लेना कम से कम। हम्म, सही। अच्छा ये ऑनलाइन सेशन और फिजिकल में क्या फर्क होता है? मतलब बेनिफिट ज्यादा लोगों को, मतलब ऑनलाइन का ज्यादा फायदा है या फिजिकल में ज्यादा फायदा होता है? और अगर फिजिकल फर्ज करें आपसे कोई सेशन लेता हो तो क्या उसके लिए आपको कोई ऑफिस से क्लिनिक है, क्या क्या सिस्टम है? और ऑनलाइन के लिए आपके क्या तरीके कार है? अगर कोई सेशन लेना चाहे उसे क्या करना है, तो कहाँ सर जाना है? ऑनलाइन का, अच्छा ऑनलाइन का बेसिकली मकसद जी ये है जी कि वही, जैसे मतलब मैं आपसे कोई अभी। कांटेक्ट करना चाहे तो उसे क्या करना है, जी जी। किधर किधर जाना है?
जी जैसे राइट नाउ मैं अभी लाहौर में हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाहौर से बाहर होते हैं, डिफरेंट सिटीज के हैं, जो कहते हैं कि हम सेशन लेना चाहते हैं, लेकिन हम लाहौर नहीं आ सकते फोर्स फोर्स। तो अब उनके लिए क्या है, उनके लिए ऑनलाइन सेशंस अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तीनों चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, मेरे पेज पे, जो मेरा पेज है उस पे तीनों चीजें हैं, आप किसी भी जगह पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा बेसिक जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि मैं आप मुझे ना सामने इसके वाला पर्सन आप जो है उसके। सॉरी, जी आप जी। मुझे इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? मैं इसकी जो वीडियो होगी ना, ठीक जो है, इसके साथ में इसको लिंक में अपडेट डिस्क्रिप्शन में अपडेट करके रख दूंगा, ताकि जो सुन लो ठीक है अगर सर, वो किसी मैं आपको उस जी। सेंड कर दूँ। हाँ जी, आप कुछ कह रही थी। तो अब जी, तो अब मैं सामने वाला जो बंदा है मैं उसको रिलैक्स करने की कोशिश जिस तरह करती हूँ कि मेरी कोशिश होती है सामने वाला पर्सन मुझे बताए कि वो कब अवेलेबल होगा, और फिर मैं अपना स्केड्यूल उस हिसाब से सेट कर लेती हूँ। एक पर्सन कहता है मैं रात को अवेलेबल हो सकता हूँ, मेरी जॉब है, मैं दिन में नहीं आ सकता, या मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो कोई मसला नहीं, मैं उसका रात का टाइम सेट कर लेती हूँ। जो बंदा कहता है कि मैं दिन में मेरे लिए इजी है आना, और मेरे लिए इजी है कि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं, सेशन ले सकूं, तो उसके लिए दिन के सेशंस होते हैं अवेलेबल। ठीक है, सामने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है। बेसिकली एक सेशन जो होता है वो 45 to 60 मिनट्स का होता है। ठीक है, ठीक है। जिसमें हम बात करते हैं और उसके बाद हमारा सेशन जो है वो वहां पे खत्म हो जाता है। और मिनिमम जो होता है वो गैप होता है सेशन में 3 डेज का, 2 to 3 डेज का, कि आफ्टर ओके। 2 to 3 डेज नेक्स्ट सेशन होता है। आप रोज रोज सेशन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक पर्सन को आज एक बात समझाई है कि आपने ये करना है, तो उसको उस काम को करने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए ना, तो इसीलिए टू हम्म। टू थ्री डेज हमें मिनिमम चाहिए होते हैं। इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम हमारी कोशिश होती है कि ना ही हो, क्योंकि अगले बंदे को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए हर चीज के लिए। ठीक है। और ठीक। जो फिजिकल सेशंस हैं उसके लिए फिलहाल मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ। तो घर में मेरा एक सेटअप बना हुआ है, उधर मैं फिजिकली सेशंस जो हैं वो लेती हूँ, फिजिकली डील करती हूँ क्लाइंट्स को, जो भी क्लाइंट आते हैं। तो और बाकी ऑनलाइन का तो ये है कि जो पर्सन जिस भी ऐप पे इजी है उधर मैं उसका सेशन ले लेती हूँ। फिर चाहे हम जूम पे ले लें, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टा पे, या फिर व्हाट्सएप पे। डिपेंड के वो खुद किस प्लेटफॉर्म पे जी, या वो टूल पे वो किधर इजी है। कंफर्टेबल है, राइट। एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्टा यूज नहीं करते, सिर्फ फेसबुक यूज करते हैं, या फेसबुक यूज नहीं करते तो व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो इसीलिए सबके लिए ही कोई ना कोई ऐप इजी है, तो इसीलिए जो जहाँ पे इजी है उसका वहीं पे सेशन हो जाता है। तो उसे अगर फर्ज करते हैं कोई ऑनलाइन आपसे सेशन लेना चाहता है, तो पेमेंट वो किस तरह से करेगा? अगर कोई उसके लिए क्या तरीकेकार है आपका, उसे मतलब उस पेमेंट का तरीके करके इजी है, या उसे कोई ऑनलाइन डिपॉजिट करने होते हैं, वो क्या होता है? उसका ये होता है कि अकाउंट है उसके अंदर सेंड करने होते हैं। मतलब बैंक में आप तो लेती हैं उस या जैस कैश वगैरह भी जी यूज जी, कर रही हैं? बैंक में लेती हूँ मैं, बेसिकली बैंक में ही होता है, मेरा बैंक में अकाउंट है उसके अंदर सेंड करने होते हैं। तो वैसे अभी तक तो जितने भी क्लाइंट मिले हैं मुझे वो सारे मेरे बैंक में सेंड करते हैं, लेकिन तो लेट्स इशू सपोज नहीं अगर होता कोई उनको, ऐसा जैसे पर्सन है। लेट सपोज एज कम्पेयर टू जैस कैश या ये दीगर जो जो सर्विसेज यूज हो रही है पाकिस्तान में, सो हम्म। क्या वो उसके बनस्बत बैंक में उनको कोई मुश्किल नहीं होती डिपॉजिट करने में, या वो इजी है? सर अभी तक जो क्लाइंट है उनको तो कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन वही मैं बात करने लगी थी कि अगर किसी को इशू होता है तो उसके लिए जैस कैश अवेलेबल है, वो जैस कैश करते हैं। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, देखें फर्ज करें कि अगर बैंक में जी उसने जी। डिपॉजिट करना है, तो उसे बैंक ही जाना होगा अपने, ठीक है? हम्म। अच्छा सर, वो और एक्चुअली वो तो ऐसा है कि जैस कैश आजकल एक आई एप्स मीन है के ना। एप्स, हाँ जी वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, वो एप्स है ना फोन में, जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है वो आप वहां से सेंड कर देते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई हाँ वो ऐसा बैट पर्सन है डेफिनेटली, जो हाँ। कहता है कि मेरा जी अकाउंट नहीं है और मेरी ये प्रॉब्लम है अकाउंट में सेंड करना, तो वो जैस कैश कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अब लेती बैंक अकाउंट में ही है, अब वो उसमें जैस कैश के थ्रू करते हैं हाँ। या किसी के थ्रू उसे बैंक अकाउंट में क्यों ऐप के थ्रू वो पहुंचा देता है, राइट। एग्जैक्टली और और अगर अगर कोई पर्सन इंटरनेशनल हो कहता तो है कि फिर आप क्या करेंगे? अगर इंटरनेशनल हो, यूएस और कनाडा वगैरह, फिर आप क्या करेंगे उसे भी? अकाउंट। बैंक अकाउंट। जी। ओके। तो इसमें कोई इशू होता है? लेट सपोज अगर कोई आपसे बाहर से सेशन लेना चाहता है किसी और कंट्री से, हम्म सो वो अगर आपको हम्म। पेमेंट करता है, तो उसमें कोई उसे सेंड करने में कोई इशू तो नहीं होता? यानी आपको किए लोगों ने पेमेंट्स की, वो आसानी से आ जाती है उधर से, अगर कोई फर्ज करे सेशन लेना चाहता सर है तो? इशू नहीं होता, नहीं नहीं, इसमें इशू कोई नहीं होता, हो जाती ठीक है। ठीक हो गया, यानी कि कोई अगर लेना चाहे तो वो आपसे ले सकता है तो इंशाल्लाह। जी सही। जी जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, तो अच्छा आपसे लोगों ने हेल्प तो ली होगी, तो आपको क्या लगा अब तक आपके एक्सपीरियंस में, अगर आपसे कोई हेल्प लेता है मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो हम्म उसको लेट सपोज जो क्रिटिकल इश्यूज है लोगों के, ज्यादातर तो वही आगे एक ओवर थिंकिंग वाला इशू बहुत है, और वो ये है कि जी एक तो हम्म ट्रॉमा में गिरफ्तार होते हैं, माजी के बहुत सारे सदमात में वो हम्म फंसे हुए। सो कुछ हम्म। होते हैं जो उन्हें खुद भी नहीं पता होता, लेकिन अगर ऐसे केसेस में लोग आए, तो आपके अभी तक रिजल्ट्स के हवाले से क्या है कि अगर कोई
क्योंकि इंसान रिजल्ट ही चाह रहा होता है, क्लाइंट चाहता है उसे रिजल्ट मिले। हम्म सो वो क्या एक्सपेक्ट कर हम्म सकता है आपसे कि वो आपसे अगर हेल्प लेता है और आपकी सर्विस यूज करता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे जी, उसे रिजल्ट कब मिलेगा? क्या पहले सेशन में कुछ रिजल्ट हो जाएगा, या 3-4 सेशन लेने पड़ते हैं, या कोई अनलिमिटेड सेशन है कि जी चलते ही रहेंगे? क्या इसका कोई प्रोसीजर हम्म है या क्या तरीकेकार है, या वो उसके हवाले से? क्योंकि उसके दिमाग में तो ये होगा कि यार मुझे पैसे देने हम्म हैं, ठीक है, मुझे तो सेशन के हम्म पैसे देने हैं। और क्लाइंट अपने हम्म। पैसों को रख के और अपनी हेल्थ को रख के जब कंपेयर कर रहा होगा, तो उस सिलसिले में जो है इस हवाले से आपका क्या प्रोसीजर है जिससे वो उसको क्या मतलब पता लगे जी हाँ जी मुझे ये पैसे देने हैं, और कब तक देने हैं, हम्म। कब तक नहीं देने? सर ऐसा होता है कि हर चीज की ना एक लिमिट है, ठीक है। हम्म। ये डिपेंड करता है कि जैसे अगर मैंने किसी भी क्लाइंट को कोई एक बात बताई है और हम उनको हम रिजल्ट सॉरी एक्टिविटीज देते हैं। सॉरी मैंने जी बात जी। काटी है कि आपके जो एक्सपीरियंस रहे हैं अभी पिछले क्लाइंट्स के रिजल्ट में, उसकी हम्म। रोशनी में क्या क्या रिजल्ट्स रहे, वो उस हवाले से बता। सर मेरा तो ऐसा अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्लाइंट्स के साथ और क्लाइंट्स का मेरे साथ, वो ये है कि वो फर्स्ट सेशन में ही बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक हो गया। जब फर्स्ट सेशन में ही मैं उनसे बात करती हूँ, उनको समझाती हूँ, उनसे बात होती है, उनकी जो भी इशू है मेरे पास, वो हर तरह के इश्यूज के आए हैं। लाइक मैरिटल इश्यूज के भी हैं और सेक्सुअल इश्यूज के आए हैं पेशेंट्स, और उसके अलावा मेरे पास डिप्रेशन के, मतलब मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं। हर तरह के पेशेंट आ गए। जो एडिक्ट्स हैं वो भी मैंने डील किए हुए हैं। तो मैं जब फर्स्ट सेशन लेती हूँ उसके बाद ही पर्सन से रिलैक्स हो जाते हैं। जितने भी मैंने अभी तक क्लाइंट्स लिए हैं, मेरे फर्स्ट सेशन के बाद काफी रिलैक्स हो जाते हैं और उसके बाद वो खुद ही आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा फैसला है कि आज अगर एक पेशेंट आया है तो वो नेक्स्ट सेशन में आना चाह रहा है या नहीं आना चाह रहा है, ये हम्म। उसका फैसला है। इट्स नॉट डिपेंड ऑन मी। ये नेक्स्ट पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो मेरे से अगला सेशन लेना चाह रहा है या नहीं चाह रहा, और इसी अच्छा से पता चल जाता है कि अगला बंदा रिलैक्स है या नहीं है। ठीक तो नहीं, अच्छा ये तो हो गई एक बात। और उसे अगर सेशन लेने हो तो मजीद उसका अगर कोई इशू होता है तो वो कितने सेशंस में हो हम्म। जाता है? कोई किस टाइप का इशू, या कौन से इशू है जिसमें उसे बहुत सेशन भी लेने पड़ सकते हैं और साथ में दवाइयों की भी जरूरत पड़ सकती है? सर डिपेंड करता है सिवेरिटी पे। कोई भी हम्म। डिजीज हो उसकी सिवेरिटी देखी जाती है कि वो कितना हद तक सिवियर है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उस हिसाब से उसको मेडिसिन दी जाती है। इसी तरह उस हिसाब से उसको सेशंस दिए जाते हैं। अब दो बंदे हैं, दोनों को डिप्रेशन है, ठीक है, हम्म। तो दोनों को जरूरी नहीं है कि दोनों को 10-10 सेशन ही लग रहे हैं। हो सकता है एक बंदा 5 से 6 सेशन में रिकवर कर चुका है। यानी और रिकवर ये कर सकता डिपेंड है, करता है राइट? अगले, एग्जैक्टली रिकवर कर सकता है। ये ऐसी बीमारियां ये हम जिनको उसी आप मिथ पर मैनेज आ गए, कर हाँ सकते ये हैं उसी मिथ इजीली। पर आ गए कि वो वरना बिल्कुल, नॉर्मल नहीं हो सकता। हम्म। एग्जैक्टली आप कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इस चीज से निकलें, तो आप कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि अगर आप चाहते हैं तो। और प्लस आप अगर आप हेल्प नहीं लें, चाहते तो एक्सपर्ट, उस एक्सपर्ट से हेल्प लें, बिल्कुल हाथ थाम बिल्कुल लें, उसका हाथ विद थामे सपोर्ट। जिससे आप चाह रहे हैं कि आपको दलदल से बाहर निकाले। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगर आप चाह रहे हैं तो जरूर होगा। सही। और अगर एक ऐसा पर्सन आता है जो डिसहार्ट होता है, जो कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ पर नहीं होता, उनको उस ट्रैक पे लेके आना हमारा काम है। कोशिश राइट। करवाना उनसे, उनसे एफर्ट करवाना वो हमारा काम है, और वो पर्सन मान जाते हैं क्योंकि उन उस चीज का तरीका हमें पता है कि हमने किस तरह लेके चलना है अपने क्लाइंट को। सही। अच्छा आप टैक्स टैक्स के थ्रू भी, चैट के थ्रू भी सेशन देती हैं अगर कोई टैक्स नहीं पे सर, बात करना चाहे? चैट्स के थ्रू सेशंस नहीं होते, वजह? कॉल पे। सर बेसिकली चैट्स पे ये होता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं चैट्स के कि वो आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपने पॉइंट्स। जो मिसाल के मैसेज तौर पे है क्या फर्क ऑडियो और अगर टेक्स्ट में हम लें तो क्या फर्क मिसाल के तौर पर? सर, मिसाल के तौर पे जैसे अगर हम लेते हैं कोई भी एक पेशेंट है, उसको अगर हम्म। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो उसको टेक्स्ट पे उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं करेगा जितना अच्छा वो बोल के करेगा। जब एक पर्सन बोलता है उसकी आवाज से हमें पता चल जाता है कि इस टाइम वो कैसा फील कर रहा है, इस गुड। टाइम उसके माइंड सही। में क्या चल रहा है। तो टेक्स्ट पे वो चीजें नहीं होती। टेक्स्ट पे आपको नहीं पता नेक्स्ट पर्सन क्या बता रहा है, कैसे हाँ। बता रहा है, उसका बताने का टोन, उसकी बताने की टोन कैसी है, वो इस टाइम गुस्से में बता रहा है या वो इस टाइम रिलैक्स होके बता रहा है, या वो इस टाइम डिप्रेस्ड होके बता रहा है, उसकी टोन किस तरह की है, तो वो टेक्स्ट पे हम अंदाजा नहीं कर सकते। एक बंदा कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, एक बंदा कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, और एक बंदा बिल्कुल ही नॉर्मल कहता है मैं बड़ा परेशान हूँ। अब ये तीनों वर्ड एक ही है लेकिन टोन अलग अलग है, ये तो हमें टेक्स्ट पे नहीं पता क्या ये चलता। मुमकिन नहीं कि टैक्स के थ्रू उसके इमोशंस डिटेक्ट कर लिए जाए, समझ लिया जाए कि वो किस कंडीशन में ये बात कर रहा है? पॉसिबिलिटी है इसकी?
सर अगर आप लिख के करते हैं ना हैंड राइटिंग से, उससे तो हम एनालिसिस कर लेते हैं, हैंड राइटिंग नहीं नहीं, मैं एनालिसिस टेक्स्ट इज टेक्स्ट अनदर चैट की थिंग बात जिनको कर कर रहा हूँ। सकते हैं। अगर वो टेक्स्ट चैट पर टेक्स्ट हो में और क्या पॉसिबिलिटी है कि उसको कोई उसके से वर्डिंग से जज कर ले कि वो किस कंडीशन में, इमोशंस में ये बात कर रहा है। जी सर, किया तो जा सकता है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, तो मैंने जितने भी मतलब केसेस लिए हैं, मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि जो टेक्स्ट है उसके ऊपर कोई भी पर्सन रिलैक्स होकर अपने पॉइंट सामने नहीं रखता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको समझ नहीं आ रही, फिर वो कहते हैं कि पता नहीं है मैं कैसे आपको समझाऊं। तो जब आप कॉल पे, या आप ये कह लें कि जब आप हम्म। किसी भी ऐसे लाइक जूम पे भी अगर आप हैं, तो वो क्या है कि आप उनको रिलैक्स कर सकते हैं, आप उनको बकअप कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आपने किस तरह अपनी बात को कन्वे करना है नेक्स्ट पर्सन ने। तो वो चीज ठीक। जो है वो टेक्स्ट पे अगले बंदे को, एक हमारी वार्मथ जो हम टोन यूज कर रहे थे वो नहीं उनको पता चलती। हम तो फील कर लेंगे कि कैसे करना है, हम्म। या वो बंदा किस टोन में बता रहा है, या वो बंदा किस तरह बता रहा है, किस तरह बात कर रहा है, लेकिन सामने वाले बंदे को नहीं समझ आ रही कि हम किस तरह बात कर रहे हैं। उसके अंदर भी तो उतनी एबिलिटी होनी चाहिए समझने की, उसको भी उन सारी चीजों का पता होना चाहिए ना कि हम किस सही। तरह बात कर रहे हैं। सही। बिल्कुल। अच्छा, ये आपके फ्री सेशन भी देती है या सिर्फ पेड सेशन होता है? सर फ्री, मेरा फर्स्ट सेशन फ्री होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन होता है और क्लाइंट बताता है कि मेरा ये इशू है, लाइक हम्म। कुछ जरा सा भी बताएं तो उसको रिलैक्स करने का होता है, कि अगर क्लाइंट सेफ फील करे, रिलैक्स फील करे, तो फिर हम उसको आगे नेक्स्ट सेशन लेते हैं जो पेड होते हैं। राइट, यानी फर्स्ट सेशन आपसे कोई लेना चाहे तो फ्री में ले सकता है, राइट? आप फ्री ऑफर भी देते जी हो उसे। जी जी। अच्छा। और ये अच्छा, एक सवाल है कि आप लेट सपोज के अकॉर्डिंग टू क्लाइंट आप अवेलेबल हैं, यानी कि आप घर से सर्विस प्रोवाइड करिए, होम बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर है, और जी आप जी राउंड द जी क्लॉक जी। सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, अगर वो चाहे दिन में ले ले टाइम हिसाब से या रात को ले ले, बिल्कुल। तो क्या ऐसा साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर पूछूं कि क्या आपको लगता है कि क्लाइंट ये सोच रहा हो कि यार ये प्रोफेशनल, मैं खासतौर पर खुसूसी तौर पर पाकिस्तान वाली साइड को रख के बात कर रहा हूँ जहां पे ये कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि जी अगर वो प्रोफेशनल है और कोई बहुत प्रोफेशनल है, बहुत एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप टीचिंग भी करती हैं, सिखाती भी हैं, हम्म सर्विस भी दे रही हैं, हम्म, तो आप इतनी फारिग तो नहीं होंगी कि जी जब वो टाइम चाहे आप उसको फौरन टाइम देने के लिए अवेलेबल है, जी आपको दोपहर में चाहिए जी दोपहर में ले ले, शाम को चाहिए जी शाम को ले ले, तो वो उस दिमाग में उसके आएगी ये तो फारिग है, ये कहाँ से प्रोफेशनल है, हर वक्त जब देखो अवेलेबल मौजूद है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हम्म। ऐसा नहीं है कि एक हाँ। क्लाइंट ने कह दिया कि मैंने 2 बजे सेशन लेना है, मैं 2 बजे फ्री हूँ, तो मैं उसको फौरन से कह दूंगी कि जी जी मैं आज हाँ। 2 बजे फ्री हूँ, तो आज आप सेशन ले लो। इस तरह नहीं होता। हम्म। पूरा एक तरीका होता है जिस तरीके पे हमने चलना होता है। ये तो एक सामने वाले बंदे के लिए इजीनेस है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है कि वो बता रहा है कि जी मैं डे टाइम फ्री हूँ, तो मैं उसका उस डे टाइम में, जरूरी नहीं है कि डे टाइम में अगर उसने कहा तो मैंने आज कल परसों उसके सेशंस रखने हैं, फिर डे मेरी पसंद का होगा ना, मतलब लाइक पसंद एज इन सेंस कि मेरी चॉइस का, कि आप ठीक है आप मंडे नहीं आप ट्यूसडे को सेशन ले लें डे में हम्म। इस टाइम पे। इस तरह होता है यानी कि कुछ अपनी या कुछ सामने यू वाले के। डिसाइड अबाउट द डे, कि जी वो जी। वो अपना बताता है जी मैं बिल्कुल। दिन के टाइम लेना चाहता हूँ, फिर आप बताती हैं जी आप फला दिन में दिन के टाइम पे इतने बजे ले जी। सकते हैं सेशन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक। अच्छा, एक चीज बताएं, ये जो अब मेंटल हेल्थ में लोग अमूमन ये इस हवाले से थोड़ा कंफ्यूजन में होते हैं कि जी साइकोलॉजिस्ट, सॉरी साइकोलॉजिस्ट हम्म साइकोलॉजिस्ट जो है वो थेरेपी, काउंसलिंग एंड हम्म हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, हम्म। तो इस टर्म्स में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि यार साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं या काउंसलर के पास जाएं या फिर लाइफ कोच के पास जाएं, वो तीन टर्म्स के बीच में कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। इस पे आप कोई रोशनी डालना चाहेंगी थोड़ी बहुत? सर बेसिकली जो साइकाइट्रिस्ट है हम्म। वो आपको मेडिसिन देता है, जैसे जो इलनेसेस हैं, जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं, ठीक है, लाइक एडिक्शन है, उसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया आ जाता है, जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं, मतलब उसके क्या, लिए कौन आपको सी साथ साथ क्रॉनिक डिसीज, मेडिसिन, मतलब कौन सी होती है जिससे किसी को पता जो हो कि जो ये है तो मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है? क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, जो क्योरेबल होती हैं, मैनेजेबल, सॉरी क्योरेबल नहीं होती, मैनेजेबल होती हैं मिसाल क्रॉनिक मतलब कौन डिजीज। सी, किस तरह की मिसाल, कुछ डिजीजेस ऐसी बताएं। एडिक्शन। एडिक्शन ओके, ठीक हो गया। जो है वो क्रॉनिक है, और क्योंकि वो मैनेजेबल है, वो क्योरेबल नहीं है। ओके। जी। और स्किज़ोफ्रेनिया मैनेजेबल है। और इस तरह के डिफरेंट हैं, जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं उनके लिए हमें साइकाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, क्योंकि हमें जो मेडिसिन है इससे रिलेटेड ये डिसऑर्डर से वो साइकाट्रिस्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके।
ठीक है। और जहां तक बात आती है साइकोलॉजिस्ट की या काउंसलर की, तो वो क्या है कि वो आपको थेरापीज हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थेरापीज हैं, आपकी काउंसलिंग है जो करते हैं, जिसमें आपको वो बताते हैं कि आपने अपने थॉट्स को, अपने माइंड को किस तरह एक ट्रैक पे लेके आना है, किस तरह लेके चलना है। हम्म। तो ये ये इसमें जो, डिफरेंस है साइकाइट्रिस्ट और जी जी। तो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर में क्या फर्क हुआ? सर बेसिकली जो काउंसलर है, अगर बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो है वो थेरापी करते हैं, वो हाँ। काउंसलिंग करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है वो काउंसलिंग भी कर सकते हैं, थेरापीज भी अप्लाई करते हैं, थेरापीज करते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स यूज करते हैं जिसके थ्रू वो वर्क कर रहे होते हैं। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो जो साइकोलॉजिस्ट है वही है जो काउंसलिंग या थेरेपी या दीगर जो कुछ है उसको कर रहा है, राइट? जी ठीक हो गया। सच है, कुछ लोग में अगर ये हो कि जी उसे लाइफ कोच की जरूरत है या साइकोलॉजिस्ट की, चले साइकाइट्रिस्ट तो क्लियर है कि जब दवाओं की जरूरत पड़ेगी तो साइकाइट्रिस्ट है। अब लाइफ कोच वर्सेस साइकोलॉजिस्ट में अगर आए तो क्या इस हवाले से वो कैसे क्या सोचेगी जी, तो यहाँ पे लाइफ कोच के पास जाना है ना कि साइकोलॉजिस्ट के पास? लाइफ कोच है बेसिकली, क्या होता है कि वो काउंसलिंग तो करता है, हम्म। लेकिन जो एक होती है ना, आपकी इस वे आवाज। में आप, जी मैं ये बता रही थी कि जो लाइफ कोच है वो ओके। काउंसलिंग तो प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ वो डायग्नोज नहीं कर सकते कि आपको इशू क्या है। आप डिप्रेस्ड हैं, आप स्किज़ोफ्रेनिक हैं, आप बाइपोलर के पेशेंट हैं, या आप ओसीडी के पेशेंट हैं। जो एक साइकोलॉजिस्ट है वो आपको आपकी काउंसलिंग के साथ साथ डायग्नोज कर सकता है कि आपको असल मेन इशू है क्या। राइट। यानी बेसिकली ये कह सकते हैं कि अगर आप मुझे बता सकती हैं कि यानी कि जो कोच है वो आपको वहां ज्यादा फायदेमंद हो सकता है जहां आपको पता हो कि आपने क्या अचीव करना है, आपने आगे कहाँ जाना है लाइफ में, जी और वो आपको उस एग्जैक्टली। टास्क को अचीव करने में एज अकाउंटेबिलिटी रखते हुए, आपको पुश करते हुए, पावर करते हुए आपको वो पहुंचाने में मदद करे, हिम्मत दे, करेज दे, आपके खौफ को खत्म कराए। और एग्जैक्टली साइकोलॉजिस्ट आपको एग्जैक्टली। आपके इंटरनल विद इन योर सेल्फ हेल्प करेगा डायग्नोस करके कि जी मसला क्या है और आपने इस इधर से कहाँ से आजाद होना है अपनी मेंटल ट्रैप से, राइट? एग्जैक्टली। अच्छा, आप जो है साइकाइट्रिस्ट भी हैं या साइकोलॉजिस्ट भी हैं या सिर्फ साइकोलॉजिस्ट है? मैं मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ओके। काउंसलर हूँ। और अगर ट्रीटमेंट की जरूरत हो या साइकाइट्रिस्ट रिकमेंड करना तो वो भी आप कर सकती हैं किसी को, राइट? जी वो भी मैं कर सकती हूँ जी। ठीक हो गया। अच्छा जी। सो ये तो आपसे काफी, अल्लाह के मदद से काफी आपने काम की बातें बताई हैं। और आप कब से काम कर रही हैं वैसे इसमें, मतलब ऑनलाइन आप कब से सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं? आप यही लोकल कर रही हैं पाकिस्तान की तरफ या इंटरनेशनल भी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं? मतलब जैसे फिलहाल तो फ्रीलांसिंग सिर्फ फ्रीलांसिंग पाकिस्तान प्लेटफॉर्म में। है जैसे लोग फाइवर वगैरह को यूज करते हैं, तो आप एज अ नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट कर रही हैं या फिलहाल सिर्फ, जी मैं एज ए इंडिपेंडेंट कर रही हूँ और फिलहाल सिर्फ पाकिस्तान में। सिर्फ पाकिस्तान? राइट। जी चलें, थैंक यू सो मच उमेरा। आपसे काफी जो है ना अच्छी कन्वर्सेशन रही अल्लाह के बदौलत से। और आपने काफी काम की बातें बताई हैं जिससे मेरे भी इल्म में इजाफा हुआ अल्लाह के बदौलत से। और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि अगर कोई सुनेगा तो उन्हें फायदा भी होगा। प्लस ये कि अगर उन्हें हेल्प लेनी हो किसी को जो मेंटल हेल्थ का शिकार हो और उसे नहीं पता हो कि यार मैं किसके पास जाऊं, तो एटलीस्ट उसे सुनकर पता लग जाएगा कि उसने क्या कहते हैं आपको, प्रोफेशन आपका क्या नेम लिया जाए टाइटल समेत, डॉक्टर हुमेरा या हुमैरा शाहिद। हुमेरा शाहिद, तो उन्हें पता होगा इंशाल्लाह कि हुमेरा शाहिद से उसने रब्ता करना है। ठीक है। जी बिल्कुल। जी चलें, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड विश थैंक यू यू ऑल सर, द थैंक यू बेस्ट इन सो योर मच। फील्ड एंड आपके करियर। थैंक यू सो मच सर, नाइस मीटिंग यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।